ओके। तो उसके लिए जो तीन तरह की लैंग्वेजेस हैं उसमें सबसे पहले हमारे पास वेरीलॉग आता है। ओके। देन हमारे पास सिस्टम वेरीलॉग है। एंड देन हमारे पास VHDL करके एक और लैंग्वेज है। ठीक है। और भी है। सो दीज आर हमारे पास हार्डवेयर डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेजेस। इसमें बेसिकली होता क्या है कि आप अपने हार्डवेयर जिसको आप बना रहे होते हैं उसको कुछ स्टेप्स में आप डिज़ाइन करते हैं ताकि आप उसको सॉफ्टवेयर में पहले प्री टेस्ट कर सकें बिफोर गोइंग इनटू एक्चुअल डेवलपमेंट ऑफ योर हार्डवेयर। ठीक है। जब भी हम हार्डवेयर बनाते हैं तो उसका एक पूरा प्रोसेस है जिससे गुजर के हमें जाना पड़ता है। तो उसमें जो स्टेप्स हैं दैट इज स्पेसिफिकेशन। ठीक है। स्पेसिफिकेशन के बाद वेरी लॉग कोड जो है ये इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट, यू कैन जस्ट स्किप दिस वन। तो स्पेसिफिकेशन आपने लिखनी होती है, स्पेसिफिकेशन आपने डिज़ाइन करनी होती है, बनानी होती है ऑफ योर हार्डवेयर। उसके बाद यू हैव टू सिमुलेट वट एवर स्पेसिफिकेशन यू डिड फॉर योर हार्डवेयर, तो आपने उसको सिमुलेट करना होता है। सिमुलेशन के बाद यू हैव टू गो इनटू सिंथेसिस एंड देन यू एक्चुअली मेक योर हार्डवेयर। ठीक है। तो देखें फॉर एग्जांपल लेट्स से यू आर मेकिंग अ रैम। ठीक है। तो आप डायरेक्ट रैम बनाना स्टार्ट तो नहीं करते ना फैक्ट्री में, लेट्स से 100,000 पीसेस का आप ऑर्डर प्लेस कर दें, इस तरह नहीं होता। फर्स्ट यू डिज़ाइन इट इन योर सॉफ्टवेयर, इन योर कंप्यूटर, इन योर मशीन, ताकि आप उसको देखो कि वो हार्डवेयर में भी काम एक्चुअली करेगा या नहीं। ठीक है। तो उसके लिए देखें HDL और इन लैंग्वेजेस का मकसद ही यही है कि आप अपने हार्डवेयर को एक्चुअल डेवलपमेंट में बनाने से पहले आप उसको प्री टेस्ट करें। ठीक है। जिस तरह मैटलैब हमारे पास एक सॉफ्टवेयर है जो कि हमारे पास इंजीनियरिंग के जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उनको प्री टेस्ट करता है, उनको चेक करता है कि अगर मैंने प्रैक्टिकली इनको इम्प्लीमेंट किया तो हमारे पास ये काम करेंगे भी या नहीं। ऐसा नहीं कि मैं बनाने से पहले डायरेक्ट इसको बना लूं, बनाने से पहले मैं इसको टेस्ट ना करूं कि ये काम करेगा भी या नहीं करेगा, सीधा मैं डेवलपमेंट में जाऊं। तो उसमें क्या ये इश्यूज आएंगे, उसमें हमारा कॉस्ट, अगर उसमें एरर्स आए, अगर उसमें गलतियां आए तो हमारा हार्डवेयर ज़ाया हो जाएगा। चाहे वो इंजीनियरिंग का हो, चाहे वो कंप्यूटर का हो, किसी भी प्रोजेक्ट में हो। तो हमने अपने पैसे बचाने हैं, वी हैव टू सेव आवर कॉस्ट। ठीक है। तो सबसे पहला जो स्टेप है दैट इज स्पेसिफिकेशन। स्पेसिफिकेशन में लेट्स से अगर हम उसकी बात करें, हमारे पास लेट्स से एक लॉजिकल एंड गेट सर्किट है। कैन यू सी माई स्क्रीन? आप लोगों को मेरी स्क्रीन नजर आ रही है? यस सर। जी सर आ रही है। ओके। तो लेट्स से हमारे पास ये गेट है, राइट। इस गेट की तो सबसे पहला स्टेप हमारे पास हार्डवेयर डिजाइनिंग में, हार्डवेयर डेवलपमेंट में क्या है? स्पेसिफिकेशन। स्पेसिफिकेशन इस लेट्स से मैं आप लोग को कहूँ कि ये सर्किट जो है वो मैंने एक्चुअली हार्डवेयर में बनाना है, बट इस सर्किट को हार्डवेयर में बनाने से पहले मैं इसको प्रोग्रामेटिकली या सॉफ्टवेयर से इसको टेस्ट करना चाहता हूँ। ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप हमारे पास क्या है? स्पेसिफिकेशन। स्पेसिफिकेशन में हमारे पास हम तीन चीजें देख रहे होते हैं। नंबर ऑफ इनपुट्स को कितने हैं और उस उन इनपुट्स को किस वेरिएबल को असाइन किया गया है। पहला, नंबर ऑफ इनपुट्स कितने हैं और उन इनपुट्स को क्या नाम या क्या वेरिएबल का नाम असाइन किया गया है। इन दिस केस यहाँ पे हमारे पास XOR गेट है जिसके दो इनपुट्स हैं, टू इनपुट XOR गेट है। और यहाँ पे उनके जो नाम है वो क्या है? A, B। इसी तरह CI। लेट्स से ये हमारे पास एक ये किस चीज़ का सर्किट है? DLD में याद है ये किस चीज़ का सर्किट है? ये हमारे पास फुल एडर पे। सब्ट्रैक्शन का। यस, ये हमारे पास एक एडर का सर्किट है, फुल एडर का सर्किट है। लेट्स से हमारे पास ये एक XOR है। ठीक है, टू इनपुट XOR। तो इस सर्किट की स्पेसिफिकेशन क्या है? दो इनपुट्स हैं और उन इनपुट्स के नाम A एंड B है। फिर इस गेट का इस एंड गेट का नीचे वाले का स्पेसिफिकेशन क्या है कि टू इनपुट्स हैं, तो और उनके नाम भी सेम A एंड B है। तो किसी भी सर्किट को बनाने का सबसे पहला स्टेप है यू यू डू द स्पेसिफिकेशन। और स्पेसिफिकेशन के हमारे पास कुछ
स्टेप्स कह लें, ठीक है। सबसे पहला स्टेप क्या है कि आप स्पेसिफाई करते हो नंबर ऑफ इनपुट्स कितने हैं, और वो इनपुट्स किस किस वेरिएबल को असाइन किया गया है, नाम क्या असाइन किया गया है। सेकंड, उसके नंबर ऑफ आउटपुट्स कितने हैं, ठीक है। आउटपुट्स कितने हैं और उस आउटपुट को किस वेरिएबल का नाम असाइन किया गया है, ठीक है। अभी यहाँ पे इस पार्ट पे हमारे पास कोई वेरिएबल का नाम शो नहीं हो रहा, बट यू हैव टू स्पेसिफाई व्हेन यू आर मेकिंग, ठीक है। अभी यहाँ पे ये इनकम्प्लीट सर्किट इसको कह सकते हैं आप। फिर इस गेट का आउटपुट कितना है, कितने नंबर ऑफ आउटपुट्स कितने हैं, एक है, ठीक है। और उसको किस वेरिएबल को असाइन किया गया है, एस को, सम को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। इसी तरह हमारे पास जो नीचे एंड गेट्स हैं ये दो, इसमें हमारे पास ये एक आउटपुट, नंबर ऑफ आउटपुट्स कितने हैं और उन आउटपुट को किस वेरिएबल को असाइन किया गया है, ठीक है। दैट इज व्हाट योर स्पेसिफिकेशन इज, ठीक है। उसके बाद आप वेरीलॉग कोड लिखते हो, उसके बाद आप उसकी सिमुलेशन करते हैं, ठीक है। अब स्पेसिफिकेशन के लिए और सिमुलेशन के लिए आप क्या करते हो, आप वेरीलॉग कोड का यूज़ करते हो, आप सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हो। और देखें, स्पेसिफिकेशन के लिए और सिमुलेशन के लिए हम जिन सॉफ्टवेयर्स का यूज़ करते हैं उन उन सॉफ्टवेयर्स में हम HDL लिखते हैं, ठीक है। तो ये जो सारा स्टेप है ना, इसमें ये दो जो पार्ट्स हैं, दो स्टेप्स हैं, स्पेसिफिकेशन वाला और सिमुलेशन वाला, इनको हम वेरीलॉग कोड के जरिए अपने सॉफ्टवेयर में लिखते हैं, अपने किसी भी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में लिखते हैं। हम जो सॉफ्टवेयर यूज करेंगे दैट इज मॉडल सिम, ठीक है। और सिंथेसिस में आप FPGAs का यूज करते हो। FPGAs हमारे पास आर्डिनो बोर्ड्स की तरह एक बोर्ड होते हैं, ठीक है। लेकिन आर्डिनो बोर्ड की खासियत यह है कि वो किसी भी जनरल प्रोग्रामिंग पर्पस के लिए, हार्डवेयर पर्पस के लिए आप यूज़ कर सकते हो। जबकि FPGAs जो हैं वो आपके सिर्फ और सिर्फ वेरीलॉग का जो कोड होता है उसको टेस्ट करने के लिए आप चेक करते हो, ठीक है। लेट मी शो यू दी FPGAs एज वेल। FPGA, ठीक है। ये भी हमारे पास एक सर्किट बोर्ड्स होती हैं, हार्डवेयर बोर्ड्स होती हैं, जिसपे आप क्या टेस्ट करते हो, आप अपने वेरीलॉग कोड को प्रैक्टिकली हार्डवेयर पे टेस्ट करते हो, ठीक है। FPGA यूज ही हार्डवेयर टेस्टिंग के लिए होता है, हमेशा याद रखें। और एक बार आपके पास इन तीन स्टेप से, यानी वेरीलॉग कोड का अगर आप हटा भी दो, तो इन दो स्टेप से जो रिजल्ट आता है सॉफ्टवेयर के ऊपर और वो ठीक आ रहा है, ये चेक इट कि आप, अच्छा उसमें ठीक आ रहा है, उसके बाद आप क्या करते हो, उसको फीड करते हो FPGA के ऊपर। आप FPGA के ऊपर उसको फीड करते हो ताकि आपको पता चले कि वो काम ठीक कर रहा है या नहीं। ये दोनों जो स्टेप्स हैं ये हमारे पास किस पे होते हैं, सॉफ्टवेयर के ऊपर। अगर उसका रिजल्ट ठीक आया तो आप उसका रिजल्ट फीड करते हो FPGA के ऊपर, टेस्ट करने के लिए प्रैक्टिकली कि अच्छा हमारा जो कोड कंप्यूटर के ऊपर काम कर रहा था वो अब हार्डवेयर के ऊपर भी काम कर रहा है। अगर अगर आपका कोड मशीन या सॉफ्टवेयर के ऊपर भी काम कर रहा है, FPGAs के ऊपर भी काम कर रहा है, देन यू मूव टुवर्ड्स प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन या उसकी डिप्लॉयमेंट या उसकी इम्प्लीमेंटेशन जो भी आपका हो, यानी आप उसकी एक्चुअली डेवलपमेंट में चले जाते हैं। आप कहते हैं कि अच्छा ये FPGA पे भी ठीक काम कर रहा है, मशीन के ऊपर भी ठीक काम कर रहा है, तो यू नाउ मेक लाइक 100,000 रैम, कैश मेमोरी या कोई भी चिप रजिस्टर कर लें, ठीक है। या कोई भी फिजिकल हार्डवेयर उठाएं, एम्बेडेड सॉफ्टवेयर उठाएं, ठीक है। तो उनको आप क्या करते हो, फिर इम्प्लीमेंटेशन की तरफ आप जाते हैं, ठीक है। तो दिस इज बेसिकली दी स्टेप्स फॉर व्हाट, द स्टेप्स फॉर मेकिंग एन एक्चुअल सॉफ्टवेयर, ठीक है। अच्छा, आपके पास जो हम, जी, बस थोड़ा रिपीट कर दो सर, समझ नहीं आ रहा, स्पेसिफिकेशन और वर्ड लॉग है दूसरा, ये थोड़ा रिपीट आपकी कर दें। आपकी मुझे समझ नहीं आ रही, आप क्या बोल रहे हैं। सर मैं कह रहा कि ना ये स्पेसिफिकेशन वेरी लॉग सिमुलेशन वगैरह ये थोड़ा रिपीट कर दें, मुझे समझ नहीं आ रहा। किस चीज़ की समझ नहीं आई। ये जो सर स्टेप्स है ना, 5 स्टेप्स हैं, स्पेसिफिकेशन वेरी लॉग सिमुलेशन सिंथेसिस वगैरह, तो इनमें से सर स्पेसिफिकेशन वेरी लॉग नहीं समझ आ रहा। देखें, ठीक मुझे है आपकी आवाज़ सही नहीं आ रही, लेकिन इतना मैं समझ गया हूँ कि आपको इनकी समझ नहीं आई स्टेप्स की, राइट। यस सर। ओके। देखें, हम जब भी
कोई भी फिजिकल हार्डवेयर बनाते हैं ना, चाहे वो कोई भी हार्डवेयर हो, चाहे वो एम्बेडेड सॉफ्टवेयर हो, चाहे वो कोई आरसी कार हो, आरसी हेलीकॉप्टर हो, या चाहे वो कोई कंप्यूटर के अंदर सॉफ्टवेयर हो, या किसी एटी लेट्स से यू आर मेकिंग एन एटीएम मशीन और उसके अंदर का कोई हार्डवेयर हो, किसी भी टाइप का हार्डवेयर जब आप लोग डिजाइन करते हैं, बनाते हैं, तो उसमें ये चार स्टेप्स होती हैं, ये चार स्टेप्स, ठीक है। एक्सक्लूडिंग वेरिलॉग कोड वाला पार्ट। वेरिलॉग कोड एक्चुअली हमारे पास इसका स्टेप नहीं होता, ये इसका तरीका है करने के लिए। तो हमारे पास पहला स्टेप स्पेसिफिकेशन है, दूसरा स्टेप सिमुलेशन है, तीसरा स्टेप सिंथेसिस है, चौथा स्टेप हार्डवेयर इम्प्लीमेंटेशन या हार्डवेयर डिप्लॉयमेंट है। ठीक है। किसी भी तरह का हार्डवेयर बनाने के लिए ये चार स्टेप्स बहुत ज़रूरी हैं। अब ये चार स्टेप्स हम करते क्यों हैं, पहला क्वेश्चन ये है कि ये चार स्टेप्स हम करते क्यों हैं, किसी भी हार्डवेयर को हम डायरेक्ट क्यों नहीं बना सकते। इनको करने का फायदा और इनका यूज केस ये है कि अगर हम डायरेक्ट हार्डवेयर इम्प्लीमेंटेशन पे या हार्डवेयर बनाने पे चले जाएं और अगर वो काम ना करे, तो हमारा टाइम भी ज़ाया होगा और हमारे पैसे भी ज़ाया होंगे। क्योंकि हार्डवेयर में सबसे बड़ी चीज़ जो जो अभी तक हो रही है और जिसको अभी तक टैकल नहीं कर पाए और जो कभी होगा भी नहीं, वो है आपका कॉस्ट। जब भी आप हार्डवेयर इम्प्लीमेंट करते हैं, बनाते हैं, तो सबसे जो ज़रूरी चीज़ है वो आपका पैसा है। ठीक है, हार्डवेयर बहुत महंगे हैं। यू कैन सी द प्राइसेस फॉर एनवीडिया जीपीयूज। ठीक है, वो कितने महंगे हैं, कंप्यूटर और लैपटॉप से ज़्यादा एक जीपीयू की प्राइस है। क्यों? क्योंकि हार्डवेयर एक्चुअल सॉफ्टवेयर या एक्चुअल मशीन से ज़्यादा महंगा है। ठीक है, तो हमने अपना टाइम भी बचाना है, हमने अपना कॉस्ट भी बचाना है। उनके लिए इन बचाने के लिए योर टाइम एंड योर मनी, आप ये चार स्टेप्स को फॉलो करते हैं। अब सबसे पहला स्टेप स्पेसिफिकेशन का है। जब भी आप अपना हार्डवेयर बना रहे होते हैं तो सबसे पहला स्टेप स्पेसिफिकेशन है, और वो स्पेसिफिकेशन होता क्या है, उसमें आप ये बताते हैं कि आपके हार्डवेयर के या आपके सर्किट के नंबर ऑफ इनपुट्स और नंबर ऑफ आउटपुट्स कितने हैं। ठीक है, स्पेसिफिकेशन में क्या होता है, नंबर ऑफ इनपुट्स कितने हैं और नंबर ऑफ आउटपुट्स कितने हैं, राइट। फिर आती है आपकी सिमुलेशन। जो नंबर ऑफ इनपुट्स और जो नंबर ऑफ आउटपुट्स आपके पास आ रहे हैं, क्या वो ठीक आउटपुट दे भी रहे हैं या नहीं। लेट्स से मैं अगर आपको एक एंड गेट दिखाऊं, एंड गेट, टू इनपुट, देखें, अब टू इनपुट एंड गेट का मैं अगर सर्किट आपको दिखाऊं तो ये इसका सर्किट है, ठीक है। ये इसका वेरी सिंपल लॉजिकल सर्किट है, और ये इसका ट्रूथ टेबल है, राइट। ये इसका ट्रूथ टेबल, ये इसका सर्किट। स्पेसिफिकेशन क्या है, अब मैं स्पेसिफिकेशन की बात कर रहा हूँ। स्पेसिफिकेशन में क्या है कि ये जो सर्किट है या ये जो गेट है, इसके नंबर ऑफ इनपुट्स कितने हैं और इसके नंबर ऑफ आउटपुट्स कितने हैं। एक ये हो गया, ये तो सिंपल गेट है। अगर ये एक कनेक्शन होता, पूरा सर्किट होता, तो फिर आपने ये भी देखना होता है कि ये जो नंबर ऑफ एक आउटपुट है, ये किसी और गेट का या किसी और सर्किट का एज ए इनपुट तो नहीं गया हुआ। आपने वो सब चीजें देखनी है स्पेसिफिकेशन के अंदर, कि ये कितने इनपुट्स ले रहा है और ये कितने आउटपुट्स दे रहा है। अब सिमुलेशन में हम क्या चेक करते हैं, ये जो इनपुट आउटपुट वाला सर्किट है और इसका जो ट्रूथ टेबल है, ये एक्चुअली ये इसी तरह आ रहा है या नहीं। यानी अगर मैं एक इनपुट पे जीरो दूं, दूसरे इनपुट पे जीरो दूं, तक तो क्या मेरे पास आउटपुट जीरो आ रहा है या नहीं। अगर मेरे पास आउटपुट जीरो नहीं आ रहा, तो उसका क्या मतलब है कि आपका गेट या आपका सिमुलेशन या आपकी जो इम्प्लीमेंटेशन है सॉफ्टवेयर के अंदर, वो आपने गलत की है। समझ आई। अगर आपका आउटपुट अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट्स या अकॉर्डिंग टू वट एवर द सर्किट शोज यू, अगर वो उस तरह नहीं आ रहा, तो आप क्या कहो, आपकी जो सर्किट डायग्राम है आपने उसको इन वेरिलॉग गलत लिखा है। ठीक है। तो स्पेसिफिकेशन क्या है, आप नंबर ऑफ इनपुट्स एंड आउटपुट्स देखते हैं। सिमुलेशन क्या है कि आप उसकी आउटपुट को चेक करते हैं कि अच्छा वो रिक्वायरमेंट के मुताबिक आ रहा है या नहीं। सिंथेसिस क्या है, सिंथेसिस आप ऐसा समझ लो कि आपने एक बार अपने सर्किट को, अपने हार्डवेयर को सॉफ्टवेयर के जरिए चेक कर लिया ना, अपने कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के जरिए चेक कर लिया। अब जब आप हार्डवेयर की तरफ जाते हो, तो उससे पहले पहले एक छोटे से हार्डवेयर के ऊपर आप उसको इम्प्लीमेंट करके चेक करो कि अच्छा छोटे से हार्डवेयर के ऊपर वो काम कर रहा है या नहीं। अगर उस छोटे से हार्डवेयर के ऊपर वो काम कर रहा हो, तो आप उसको फिर बहुत सारे बल्क में, बहुत सारी क्वांटिटी में आप उसको बनाते हैं, राइट। अब बहुत सारी क्वांटिटी में जब आप उनको बनाते हो, तो अगर आप तभी बनाते हो ना जब वो ठीक काम कर रहा हो।
तो सिंथेसिस को लिए सिंथेसाइज करने के लिए आप जस्ट एक छोटा सा हार्डवेयर यूज करते हो, दैट इज कॉल्ड एफपीजीए, फील्ड प्रोग्रामेबल गेट एरे। ठीक है। ये जो हार्डवेयर का एक पीस है, आप इसको कह सकते हो। ये क्या करता है, ये बेसिकली ये करता है कि आपका जो कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर है उसको हार्डवेयर के ऊपर इम्प्लीमेंट करता है और चेक करता है कि अच्छा, अगर वो सॉफ्टवेयर के ऊपर सही काम कर रहा था तो क्या वो हार्डवेयर के ऊपर भी सही काम कर रहा है या नहीं। अगर वो एफपीजीए, मैंने आपको दिखाया ना कि वो क्या होता है, अगर वो एफपीजीए के ऊपर भी ठीक काम कर रहा हो तो इसका मतलब है अच्छा, हमारा सॉफ्टवेयर भी ठीक है, हमारा हार्डवेयर इम्प्लीमेंटेशन भी ठीक है। अब इसको बल्क में हम बनाना शुरू कर देते हैं। ठीक है, दिस इज एन एफपीजीए। फिर इसकी अलग अलग टाइप्स हैं, अलग अलग कंपनीज ये बनाती हैं। ठीक हो गया। तो दिस इज एन एफपीजीए। आप अपना सॉफ्टवेयर या अपना प्रोग्राम या अपना वेरिलॉग कोड जो है वो आप इसके ऊपर फीड करते हो, और इसके ऊपर अगर आपको ठीक आउटपुट मिल रहा है देन यू कैन ऑर्डर फॉर अ बल्क डेवलपमेंट ऑफ हार्डवेयर, किसी भी टाइप ऑफ हार्डवेयर। ठीक है, ये जाइलिंक्स एक कंपनी है वो बनाती है। बहुत सारी कंपनीज बनाती है, वन ऑफ देम इज जाइलिंक्स। उसके ऊपर आप, उसके बाद फिर आप क्या करते हो, उसको ऑर्डर देते हो कि अच्छा बनाना स्टार्ट कर दो क्योंकि वो मेरे पास ठीक काम कर रहा है। अब स्पेसिफिकेशन वाला पार्ट जो है और सिमुलेशन वाला पार्ट जो है, ये मैंने आपको क्या बताया, ये कंप्यूटर के ऊपर ही आप चेक करते हो यूजिंग योर सॉफ्टवेयर्स। तो उनको चेक कैसे करते हो, यूजिंग अ वेरीलॉग कोड। समझ आई। स्पेसिफिकेशन भी और सिमुलेशन भी आप वेरीलॉग कोड के जरिए मशीन के सॉफ्टवेयर्स को यूज करके चेक करते हो। ठीक हो गया। सिंथेसिस आप हाँ किसके जरिए करते हो, एफपीजीएस के जरिए। और हाँ। हार्डवेयर क्या है, आप फैक्ट्री में उसको ऑर्डर देते हो। ठीक हो गया। तो दीज आर द स्टेप्स फॉर व्हाट, फॉर एनी टाइप ऑफ हार्डवेयर इम्प्लीमेंटेशन, एनी टाइप ऑफ हार्डवेयर इम्प्लीमेंटेशन आप ये चार यूज करते हो जी हसनैन। पर ये जो वेरी लो कोड है, जी। ये जो हम सिंपल कोडिंग करते हैं, ये वही वाली कोडिंग है, कुछ और चीज़ है? नहीं, ये एग्जैक्टली exactly उसी तरह है, आप उसका सिंटैक्स होता है, उसका सिमेंटिक्स होता है। लेकिन डिफरेंस सिर्फ ये है कि ये जो कोड है, ये जो लैंग्वेज है, ये सिर्फ और सिर्फ आप हार्डवेयर इम्प्लीमेंटेशन के लिए यूज कर सकते हो। आप किसी टाइप ऑफ प्रोग्राम लिखने के लिए यूज नहीं कर सकते, आप किसी टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर बनाने के लिए यूज नहीं कर सकते। दिस इज ओनली यूज्ड फॉर हार्डवेयर डिस्क्रिप्शन ओनली। जब आप हार्डवेयर बनाते हो उसी के लिए यूज करते हो, उसके अलावा नहीं कर सकते। फिर जो तीन टाइप्स मैंने बताई ना, वेरीलॉग सिस्टम, वेरीलॉग, ये असल में सारी एक ही चीज है। लेकिन दिस इज द वेरी बिगिनर वन, दिस इज समवट मोर एडवांस्ड लेवल, और फिर उसके बाद एडवांस। तो आप जब पढ़ोगे, आप जो पढ़ रहे हो, क्योंकि आप लोग का बिल्कुल बेसिक्स है ना, आप लोग को एच डी एल और इन चीज़ों का नहीं पता, तो आप हम वेरीलॉग से ही स्टार्ट करते हैं। और ऐसा नहीं है कि वेरीलॉग जो है वो ओल्ड है या वो यूज़ नहीं होता, ऐसा नहीं है। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स इसमें किए जाते हैं, कंपनीज में, प्रैक्टिकली इंडस्ट्री में भी। ऐसा नहीं है। बट ये है कि दिस इज समवट मोर इजियर देन सिस्टम वेरीलॉग। समझ आई। ऐसा नहीं है कि ये यूज़ नहीं हो रहा या कोई इस तरह इशू है या हम ये क्यों पढ़ रहे हैं या ये पुरानी है, इस तरह बिल्कुल नहीं है। ठीक है, दिस इज समवट इजियर। ये भी इजी नहीं है, आप लोग को अभी समझ आ जाएगी, बट कंपेयर करें तो ये उनसे इजी होता है। ठीक है। उसके बाद मैं ये शेयर कर दूंगा, थोड़ा बहुत पढ़ लेना। ठीक है, ये क्या कह रहा है कि इज यूज टू मॉडल, मतलब एच डी एल के वो है ना, वेरीलॉग जो है वो डिजिटल डिज़ाइन बनाने के लिए यूज़ होता है। ठीक है। आप उसका स्ट्रक्चर और हार्डवेयर का सर्किट वो थोड़ा बहुत आप खुद पढ़ लो। ठीक है। अब हमारे पास मॉडल सिम आप लोग के पास है, सबके पास मॉडल सिम आप लोगों के पास है। ओके। Yes, sir. Installed. ओके ओके। तो मॉडल सिम जब आप लोग ओपन करोगे तो दिस इज व्हाट यू सी। ठीक है। बिल्कुल, जब आप स्टार्ट करते हो तो दिस इज द विंडो, दिस इज द स्क्रीन यू सी। ओके। तो सबसे पहले आपने जाना है फाइल के ऊपर, न्यू। और जब भी आप कोई लैब करो या आप कोई पर्सनल प्रोजेक्ट करो तो यू मेक अ न्यू प्रोजेक्ट। ठीक है। न्यू प्रोजेक्ट बनाने के बाद आप प्रोजेक्ट का नाम दे दो। लेट्स से हमारा क्या है, कंप्यूटर आर्किटेक्चर लैब 4 आई गेस। ठीक है। उसके ऊपर प्रोजेक्ट लोकेशन कहाँ सेव होनी चाहिए, तो मैं यहाँ पे एक फोल्डर बना भी देता हूँ डेस्कटॉप पे। ठीक है। मैं नया फोल्डर बना रहा हूँ, CA_lab_4। ओके।
तो दिस इज माय फोल्डर फॉर माय प्रोग्राम्स फॉर माय प्रोजेक्ट बेसिकली। तो ब्राउज में जाएं, ओपन योर डेस्कटॉप, इसमें ओके, एंड देन यू जस्ट क्लिक ओके। तो आपका प्रोजेक्ट जो है वो बन चुका है। यहाँ पे ऊपर देखें, ऊपर यहाँ पे प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट है, उसके ऊपर डेस्टिनेशन है विच इज सी यूजर्स सी डेस्कटॉप सी लैब, और सी लैब का जो प्रोजेक्ट है। अगर आप अपना वापस फोल्डर खोलें तो यहाँ पे देखें आवर प्रोजेक्ट फाइल्स आर क्रिएटेड। अब आपसे वो पूछ रहा है कि क्रिएट न्यू फाइल ऐड एग्जिस्टिंग, इसको हम क्लोज करते हैं। ठीक है, यहीं पे क्लिक करें, मैं आपको बता देता हूँ ऐड टू प्रोजेक्ट। ठीक है, ये इसको बोलते हैं प्रोजेक्ट स्क्रीन या प्रोजेक्ट विंडो, जो भी आपका कह लो। ये हमारे पास लाइब्रेरी स्क्रीन है, ये हमारे पास प्रोजेक्ट स्क्रीन है, और ये जो नीचे नजर आ रहा है दिस इज योर कमांड लाइन। ठीक है, लाइक दिस इज योर कमांड प्रॉम्प्ट। ठीक है, जो हमारे पास CLI होता है, एंड दिस इज योर कमांड लाइन। तो प्रोजेक्ट पे जब भी आप नया फाइल ऐड करो या न्यू बनाना चाहें तो आपने क्लिक करना है प्रोजेक्ट विंडो पे, ऐड पे जाना है एंड न्यू फाइल। ओके, अब न्यू फाइल में देखें, मैं आपको एक बात बताता हूँ। लेट्स से हम एंड गेट बना रहे हैं, एंड अंडरस्कोर गेट। ठीक है, और लैंग्वेज टाइप कौन सी है, VHDL वेरीलॉग सिस्टम वेरीलॉग, तो हम वेरीलॉग पे लिख रहे हैं। ठीक है, और ओके करें। अब ये टॉप लेवल ये क्या था, ये टॉप लेवल ये मैं आपको समझाऊंगा टाइम टू टाइम। ओके, तो आपकी एक न्यू फाइल बन चुकी है, और मैंने जब वेरीलॉग सेलेक्ट किया था तो इसका एक्सटेंशन देखें, एंड अंडरस्कोर गेट डॉट वी ऑटोमेटिकली असाइन हो चुका है। अब इसमें कुछ चीज़ें हैं, स्टेटस शो कर रहा है, लैंग्वेज टाइप शो कर रहा है, ऑर्डर और मॉडिफाइड यानी बनाया कब है, बनाया नहीं, मॉडिफिकेशन यानी चेंज इसने लास्ट 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 इसमें हमने चेंजेस कब की हैं वो भी हमें शो हो रही हैं। ठीक है, आप इसको डबल क्लिक करके एडिट पे भी क्लिक कर सकते हो, या इसको डबल क्लिक कर सकते हो। ठीक है, तो दिस इज योर एडिटर विंडो। ठीक है, जब मैंने एडिट पे क्लिक किया या उसको डबल क्लिक किया तो मेरे पास एडिटर विंडो ओपन हो चुका है। नाउ दिस इज व्हाट प्रोजेक्ट विंडो, दिस इज व्हाट एडिटर विंडो, दिस इज व्हाट माय कमांड लाइन। ठीक है, सो दिस इज योर मॉडल सिम सॉफ्टवेयर। इस मॉडल सिम सॉफ्टवेयर के ऊपर आप क्या लिखते हो, अपने प्रोग्राम, अपने लैंग्वेजेस या प्रोग्राम्स कह लो, अपना वेरिलॉग कोड लिखते हो। ओके, अब हमारे पास वेरिलॉग कोड का दो पार्ट्स होते हैं। ओके, किसी भी सर्किट का जब आप वेरिलॉग कोड लिख रहे होते हो तो लेट्स से मैं एंड गेट 2 इनपुट, मैं 3 इनपुट एंड गेट भी आप लोग को दे सकता हूँ, मैं 4 इनपुट एंड गेट भी दे सकता हूँ, दैट इज ऑन मी। तो अगर मैं आप लोगों को ये कहूँ कि 2 इनपुट एंड गेट का वेरिलॉग कोड लिखो या किसी भी टाइप ऑफ सर्किट का वेरिलॉग कोड लिखो, तो याद रखें वी हैव 2 पार्ट्स उनके। एक उनका मॉडल, जिसको आप डिजाइन भी कह सकते हो, जिसको आप स्ट्रक्चर भी कह सकते हो, और जिसको आप स्पेसिफिकेशन भी कह सकते हो। एक पार्ट ये हो गया। दूसरा पार्ट क्या होता है, दूसरा पार्ट हमारे पास उसका टेस्ट बेंच। ठीक है, अब मैंने आप लोग को क्या बताया था जब हम ये पढ़ रहे थे, कि हमारे पास एक होती है स्पेसिफिकेशन वाली पार्ट और एक होती है सिमुलेशन वाली पार्ट। आप अपने डिजाइन को, अपने सर्किट को स्पेसिफाई करते हो, उसका स्ट्रक्चर, उसका ढांचा बनाते हैं इन दिस पार्ट, और उसके लिए आप लिखते हो उसका मॉडल। ठीक है, उसका मॉड्यूल आप इसको कह सकते हो, या मॉडल कह सकते हो, या डिजाइन कह सकते हो। ठीक है, तो स्पेसिफिकेशन के लिए, लेकिन जनरली जो गुड प्रैक्टिस है, जो इंडस्ट्री लेवल है या प्रोफेशनल प्रैक्टिस है, वो ये है कि आप इसको बोलते हैं मॉड्यूल कोड। ठीक है, स्पेसिफिकेशन वाला जो वेरिलॉग कोड होता है आप उसको बोलते हो मॉड्यूल कोड। सिमुलेशन वाला जो कोड होता है, वेरिलॉग कोड होता है, उसको आप बोलते हो टेस्ट बेंच कोड या टेस्ट बेंच इन सिंपल। ठीक है, तो एक होता है हमारे पास टेस्ट बेंच, एक होता है हमारे पास मॉडल या मॉड्यूल। ओके, अब हमारे पास इन दोनों में डिफरेंस क्या है, अभी मैंने बताया। मॉड्यूल कोड जो है वो आपका जो सर्किट है उसको स्पेसिफाई करता है, नंबर ऑफ इनपुट्स को, नंबर ऑफ आउटपुट्स को, आउटपुट बिहेवियर को, उसके स्ट्रक्चर को। ठीक है, सिमुलेशन में फिर आप उसके ट्रुथ टेबल को या आउटपुट डिजाइन को या आउटपुट स्ट्रक्चर को टेस्ट करते हो, उसके लिए कोड लिखते हो। ओके, तो लेट्स सी दोनों में क्या डिफरेंस है। लेट्स से हमारे पास ये एक कोड है, मैं इसको कॉपी कर देता हूँ एंड, अच्छा, एक और बात याद रखें, जब भी आप कोड लिखो, अ, उसके अंदर वेरीलॉग कोड के अंदर, तो आपके पास जो दो कोड्स हैं, मॉड्यूल
ठीक है, मॉड्यूल कोड और टेस्ट बेंच कोड, ठीक है, या मॉडल कोड या स्ट्रक्चर कोड। मैं सिंपल मॉड्यूल कोड कहूँ तो समझ जाएं कि मैं उसकी बात कर रहा हूँ, स्पेसिफिकेशन वाले कोड की। ठीक हो गया। जब भी आप लोग मॉड्यूल कोड लिखो तो उसमें जिस मॉड्यूल के लिए आप बना रहे हो, देखें मॉड्यूल बेसिकली होता क्या है, मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी जो हमने फुल एडर का सर्किट बनाया था, याद है? देखा था, बनाया तो नहीं था, देखा था। दिस इज, ये हमारे पास एक फुल एडर का सर्किट है, राइट? अब इसमें हमारे पास कितने लॉजिक गेट्स यूज हुए हैं? एक, दो, तीन, चार, पांच, फाइव हमारे पास लॉजिक गेट्स यूज हुए हैं। और इस सर्किट को जब आप बनाएंगे तो हर एक गेट के लिए अलग अलग हमारे पास मॉड्यूल होगा, ठीक है? या इससे भी आसान कर देते हैं, हर एक सेम टाइप ऑफ गेट के लिए या हर एक डिफरेंट टाइप ऑफ गेट के लिए हमारे पास एक मॉड्यूल होगा। लेट्स से ये कोड किस चीज का है? एक्सॉर का, सॉरी, लॉजिक गेट कौन सा है? एक्सॉर का। और ये कौन सा है? एक्सॉर का। तो आप एक मॉड्यूल लिखोगे एक्सॉर के लिए और इन दोनों को फिर आप उसमें टेस्ट कर सकते हो। ये किस चीज का गेट है? एंड गेट, दिस इज एंड गेट। आप इन दोनों के लिए एक मॉड्यूल कोड लिखोगे विच इज एंड गेट वाला मॉड्यूल कोड, और फिर इन दोनों को उसी एक एंड गेट का कोड जो है, मॉड्यूल कोड जो है, उससे टेस्ट कर सकते हो। और ये किस चीज का सर्किट है? गेट है और गेट का। तो और गेट के लिए आप एक और मॉड्यूल बनाओ। तो टोटल इस सर्किट को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमारे पास जो मॉड्यूल्स बनेंगे वो होंगे तीन, एक्स और के लिए, एंड गेट के लिए, और गेट के लिए। और फिर जब आप इनको टेस्ट करोगे तो वो सिर्फ और सिर्फ एक होगा, ठीक है? अगर आपने अलग अलग टेस्ट करके चेक करना है कि अच्छा यहाँ पे ठीक काम कर रहा है, यहाँ पे तो उसके लिए अलग अलग टेस्ट बेंच बनाना है। लेकिन आप एज अ होल एक सर्किट को जब आप टेस्ट करो, इस पूरे को, पूरे सर्किट को, नॉट इंडिविजुअल गेट्स, ठीक है? तो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ आपको एक टेस्ट बेंच चाहिए, एक टेस्ट बेंच चाहिए, और तीन हमारे पास मॉड्यूल्स चाहिए, एक मॉड्यूल एक्सॉर का, एक मॉड्यूल एंड गेट का, और एक मॉड्यूल और का, ठीक है? तो ये हमारे पास जो मॉड्यूल है, मैंने क्या बताया? मॉड्यूल इज व्हाट? स्ट्रक्चर। अगर स्ट्रक्चर एक है इन दोनों का तो हम इन दोनों के लिए एक, चाहे एक एक्सऑर गेट हो या 10 हो या 20 हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप एक ही स्ट्रक्चर बनाओ, हर एक को उसे टेस्ट कर सकते हो ना आप। तो दिस इज व्हाट, दिस इज योर मॉड्यूल कोड फॉर एंड गेट, ठीक है? और एक और बात याद रखें, जब भी आप मॉड्यूल कोड लिख रहे होते हो और जिस मॉड्यूल के लिए आप लिख रहे होते हो, लाइक इन दिस केस हम किस मॉड्यूल के लिए लिख रहे हैं? मॉड्यूल एंड गेट के लिए, दिस वन, नीचे वाला एंड गेट। अच्छा, यहाँ पे जो कोड है जो इन दोनों को रिप्रेजेंट कर रहा है उसको मॉड्यूल बोलते हैं, ठीक है? तो मैं एंड गेट के लिए या एंड मॉड्यूल के लिए बना रहा हूं, तो जो ये मॉड्यूल का नाम है एंड अंडरस्कोर गेट, वो आपके कोड का नाम भी वही होना चाहिए, ठीक है? मैंने कोड का नाम क्या लिखा, प्रोग्राम या फाइल का नाम क्या लिखा? एंड अंडरस्कोर गेट डॉट वी, विच रिप्रेजेंट्स वेरीलॉग। तो मेरे मॉड्यूल का नाम भी एंड अंडरस्कोर गेट ही होना चाहिए, ओके? तो मैंने मॉड्यूल बनाया एंड अंडरस्कोर गेट, और फिर उसमें मैंने स्पेसिफिकेशन बताई। अब ये कौन सा सर्किट है? ये नीचे वाला देख लें, टू इनपुट एंड गेट का। तो मेरे पास इनपुट ए, इनपुट बी, आउटपुट वाई। तो मेरे पास बेसिकली एक फॉर्मूला बन रहा है, y इक्वल्स टू ए एंड बी वाला, ठीक है? तो आपके पास दो इनपुट्स हैं, इनपुट ए, इनपुट, तो मैंने क्या बताया था? दिस इज व्हाट, स्पेसिफिकेशन। आप अपने नंबर ऑफ इनपुट्स बताते हैं, नंबर ऑफ आउटपुट्स बताते हैं, और इनपुट्स की वेरिएबल्स का नाम बताते हैं, आउटपुट के वेरिएबल का नाम बताते हैं, आउटपुट के वेरिएबल की वैल्यू बताते हैं। असाइन y इक्वल्स टू ए एंड बी, ए इनपुट को बी इनपुट के साथ एंड करो और रिजल्ट को स्टोर करो वाई के अंदर। तो मैंने अपने एंड अंडरस्कोर गेट या एंड गेट का मॉड्यूल जो है उसका स्ट्रक्चर डिफाइन कर लिया। और जब भी आप लोग मॉड्यूल डिफाइन करते हो तो आपने हमेशा एंड पे एंड मॉड्यूल लिखना है, वरना वो मॉड्यूल कभी खत्म नहीं होगा और वो आपको एरर देगा। ठीक हो गया? दिस इज अवर मॉड्यूल, ठीक है? अब इसी मॉड्यूल के लिए अगर मैं ये कहूँ, एंड अंडरस्कोर गेट वेरीलॉग टेस्ट बेंच। अब मैंने आप लोगों को क्या बताया था?
एक आपके पास होता है मॉड्यूल कोड, दूसरा आपके पास होता है टेस्ट बेंच, राइट। अब लेट्स से इसको मैं कॉपी कर रहा हूं। अब यहाँ पे आप इसका टेस्ट बेंच भी बनाएंगे ना, मैंने आपको क्या बताया था, ये देखें। जब भी आप लोग मॉड्यूल लिखो, तो उसके लिए जब भी आप लोग स्पेसिफिकेशन कोड लिखो या मॉड्यूल कोड लिखो, उसके लिए सिमुलेशन भी ज़रूरी है। विदाउट सिमुलेशन आप अपने मॉड्यूल कोड को कभी टेस्ट कर ही नहीं सकते, ठीक है। तो मैंने ये इंटरनेट से कॉपी किया, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ताकि आप लोग फिर बाद में खुद लिखें, ताकि अभी मैंने जस्ट कॉपी किया, टाइम वेस्ट ना हो। ऐड टू प्रोजेक्ट, न्यू फाइल। जब भी आप लोग नया फाइल क्लिक करें, तो प्रोजेक्ट वाले विंडो पे क्लिक करना है, ठीक है। दिस इज योर प्रोजेक्ट विंडो, दिस इज योर एडिटर विंडो, दिस इज योर कमांड लाइन या आउटपुट विंडो या CLI, जो भी आपको। ऐड टू प्रोजेक्ट, न्यू फाइल। अब न्यू फाइल का नाम क्या रखना है, एंड अंडरस्कोर गेट मॉड्यूल के लिए मैं टेस्ट बेंच बना रहा हूँ, तो सबसे पहले आप उसी मॉड्यूल का पूरा नाम दोबारा लिख लो, जिस मॉड्यूल के लिए आप लिख रहे हो टेस्ट बेंच। मेरे मॉड्यूल का नाम क्या है, एंड अंडरस्कोर गेट, राइट। तो मैंने उसका पूरा नाम लिखा, फिर अंडरस्कोर करके TB लिख लें, TB का मतलब है टेस्ट बेंच, राइट। अब फाइल टाइप कौन सी है, वेरीलॉग। इसको आप हमेशा चेक करो, अच्छा। ऐसा ना हो कि आपने ये जो मॉड्यूल है वो वेरीलॉग के लिए लिखा हो, और जो टेस्ट बेंच आप VHDL के लिए लिख रहे हैं, तो वो गलत होगा, वो फिर आपस में कंपेटेबल नहीं होंगे। ओके करें तो हमारे पास एक और फाइल बन चुकी है। अब इसको डबल क्लिक करें तो ये ओपन हो चुकी है। ये हमारे पास मॉड्यूल कोड था, ये हमारे पास टेस्ट बेंच। अब इस टेस्ट बेंच को हम यहाँ पे पेस्ट करते हैं। लेट्स रिमूव दीज सर्किट्स, कमेंट्स, सॉरी, ताकि आसानी हो। अब मैं आप लोग को बताता हूँ ये है क्या। यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन है? सर, जी। आपने तो कहा था कि टेस्ट बेंच पूरे सर्किट का होता है। हाँ तो तो मतलब इसके साथ अगर हम और भी लगा दें और उसको भी टेस्ट करना हो, तो दोनों का एक ही वो होगा टेस्ट बेंच। देखें, अभी मैं किस सर्किट के लिए लिख रहा हूँ, मॉड्यूल एंड गेट के लिए, और मैं इसी को सिर्फ टेस्ट करना चाहता हूँ। अगर मैं ये चाहता ना कि मैं इस पूरे सर्किट को टेस्ट करूं, तो उसके लिए टेस्ट बेंच अलग होता। बट अभी जो मैं टेस्ट बेंच लिख रहा हूं वो बेसिकली इसके लिए है, टू इनपुट एंड गेट के लिए, दिस वन। मतलब मैंने इसके लिए मॉड्यूल लिखा, दो इनपुट्स हैं एक आउटपुट है। अब इस ट्रूथ टेबल के लिए मैं टेस्ट बेंच लिख रहा हूँ। वो जो पुराना ट्रूथ टेबल था, अभी जो एडर वाला ट्रूथ टेबल था, किधर गया, ठीक है। इसका ट्रूथ टेबल डिफरेंट होगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। हर एक ट्रूथ टेबल या हर एक आउटपुट टेबल या हर एक आउटपुट जो वैल्यू है, उसका टेस्ट बेंच अलग होगा अकॉर्डिंगली। दिस इज द ट्रूथ टेबल फॉर एडर, फुल एडर, ठीक है। एंड दिस इज द सर्किट फॉर फुल एडर। ये सर्किट आप स्पेसिफिकेशन में बनाएंगे। ये फुल एडर के लिए, ये जो ट्रूथ टेबल है इसके लिए आप क्या लिखोगे, टेस्ट बेंच। अभी जो मैं लिख रहा हूँ, दिस इज दिस वन, ठीक है, दिस वन। समझ आई? जी सर। ओके। सर, जैसे अभी हम फुल एडर बना रहे हैं, हम्म। तो हम एक और फाइल बनाएंगे अब जोर की, और इसी तरह अगर और भी। अगर देखें, अगर आपने, किधर गया, अगर आपने इसको अलग टेस्ट करना है, इसको अलग टेस्ट करना है, इसको अलग टेस्ट, इसको अलग टेस्ट, इसको अलग, पांचों गेट्स को अलग अलग टेस्ट करना है, तो हर एक के लिए अलग टेस्ट बेंच बनाएंगे आप, ओके। बट हर एक को अलग टेस्ट नहीं कर रहे तो एक ही टेस्ट बेंच बनाएंगे, ओके। और मॉड्यूल तो सबका डिफरेंट होगा। ये एक्सऑर का है तो एक्सऑर का मॉड्यूल अलग होगा। ये एंड गेट है तो एंड गेट का मॉड्यूल अलग होगा। और ये और गेट का मॉड्यूल, मॉड्यूल इज ऑलवेज different from others. Module will be always individual, but test bench can be similar, test bench can be same, ठीक है। but only if you want to test the whole circuit as a whole, ठीक है। आप पूरे सर्किट को एक साथ टेस्ट करना चाहो तो यू राइट अ सिंगल टेस्ट बेंच, अदरवाइज यू कैन राइट टेस्ट बेंच इंडिविजुअली फॉर ईच गेट्स एज वेल, ठीक है। ओके सर। ओके। अब मॉड्यूल टेस्ट बेंच को समझते हैं, ये कह क्या रहा है, ओके।
ओके, तो दिस इज आवर टेस्ट बेंच कोड। मैं आप लोग ये लाइन किसने लगाया यहाँ पे? ओके, तो दिस इज अवर टेस्ट बेंच कोड, दिस इज अवर मॉड्यूल कोड। ओके, अब देखें, टेस्ट बेंच में सबसे पहले आप ये देखते हो कि नंबर ऑफ इनपुट्स कितने हैं मॉड्यूल के अंदर। तो नंबर ऑफ इनपुट्स जो हैं आपके मॉड्यूल में वो कितने हैं? दो। वो इनपुट्स ऑटोमेटिकली यहाँ पे हमारे पास बन जाएंगे क्या? रजिस्टर्स। ठीक है, ये हमने ऊपर नहीं पढ़ी, बट यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। किधर किया? ऊपर नहीं, नीचे, सॉरी। यहाँ पे क्या, वेरीलॉग में कुछ डेटा टाइप्स होती हैं, उसमें एक हमारे पास डेटा टाइप है वायर, जो हम वेरिएबल की उसमें स्टोर करते हैं, दूसरा रजिस्टर, तीसरा पैरामीटर। ठीक है, तो इसको मैं आपको समझाता हूँ। ओके, जो भी मॉड्यूल में, ठीक है, या एक काम करते हैं, मैं इनको साइड बाय साइड खोल देता हूँ। ये हमारे पास एंड गेट, ये हमारे पास नोट पैड पे कर लेते हैं। ओके, और इसको भी नो। ओके, एंड दिस वन ऑल्सो। टेस्ट बेंच एम्प्टी क्यों है? ओके, मैं आपको साइड बाय साइड एक्सप्लेन कर देता हूँ। नजर आ रहा है कोड आप लोग को? नजर आ रहा है आप लोगों को साइड बाय साइड? Yes, sir. ओके, लेफ्ट साइड पे हमारे पास एंड गेट का मॉड्यूल है, राइट साइड पे हमारे पास एंड गेट का मॉड्यूल जो था उसका टेस्ट बेंच है। ठीक है, इसी मॉड्यूल एंड अंडरस्कोर गेट का टेस्ट बेंच हमने लिख लिया। राइट, यहाँ पे जितने नंबर ऑफ इनपुट्स थे वो कितने थे? दो, ए एंड बी, स्मॉल ए स्मॉल बी। इनपुट्स जो हैं मॉड्यूल वाले, वो टेस्ट बेंच में रजिस्टर डेटा टाइप बन जाएंगे। मैं बताता हूँ क्यों। आउटपुट जो है वो कितने हैं? एक, वाई। ठीक है, आप इसको जेड एक्स जो भी कर लो, आपकी मर्जी है, वाई इज जस्ट अ वेरिएबल नेम। ठीक है, वो आपके पास टेस्ट बेंच में एज अ डेटा टाइप बन जाएगा वायर। ठीक है, अब यहाँ पे क्यों? क्योंकि दो तरह की एक्चुअल डेटा टाइप्स हमारे पास होती हैं हार्डवेयर के अंदर। जब हम हार्डवेयर को इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं तो उसमें एक है रजिस्टर, दूसरा है वायर। रजिस्टर वो है जो कि वैल्यू स्टोर करता है, वायर वो है जो कि जस्ट किसी वैल्यू को पास करता है। राइट, यहां पे देखें, हमारे पास ये एक सर्किट है। ये क्या चीज है? दिस इज अ रजिस्टर, जिसमें ए हम वैल्यू पास करेंगे। ठीक है, ए के अंदर कोई वैल्यू स्टोर होगा, जिसकी वजह से या जिसके बाद वो स्टोर करने के बाद वो वैल्यू पास करेगा इस सर्किट को। इसी तरह बी के अंदर कोई वैल्यू स्टोर होगी और वो वैल्यू फिर पास होगी इस सर्किट को। राइट, लेकिन इसका जो आउटपुट है, इसके आउटपुट को इग्नोर करें, फाइनल वन को, बट इसका ये जो फर्स्ट एक्सऑर है, इसका आउटपुट देखें। यहाँ पे क्या है? ये आउटपुट पास हुआ है एज एन इनपुट टू द सेकंड एक्सऑर। ठीक है, तो हमें किसी रजिस्टर की जरूरत तो नहीं है। ये एक्स और हमें ऑपरेशन करके खुद ब खुद आउटपुट कैलकुलेट करता है। यहाँ पे तो इनपुट हमने खुद पास करना होता है ना, इसलिए खुद पास करने से पहले हमने उसको किसी चीज में स्टोर करना है, रजिस्टर के अंदर। इसका जो आउटपुट है वो खुद ब खुद एक्सॉर जो है कैलकुलेट करता है, और उसको हमने किसी के अंदर स्टोर नहीं करना, तो हम ऑटोमेटिकली उसको यहाँ पे कनेक्ट कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें रजिस्टर की जरूरत ही नहीं है। हम डायरेक्ट वायर से कनेक्ट कर सकते हैं। डीएलडी में आप लोगों ने किया होगा ना, कि जब आप लोग आउटपुट पास करते हो किसी दूसरे सर्किट को, तो यू जस्ट यूज अ वायर फॉर इट। ठीक है, तो वो हमारे पास टेस्ट बेंच में जितने भी रजिस्टर इनपुट्स हैं मॉड्यूल के, वो सारे के सारे रजिस्टर्स बन जाएंगे। सॉरी, किधर है वो? ओके, जबकि हमारे पास जो आउटपुट है वो हमारे पास ऑटोमेटिकली वायर बन जाएगा। तो दिस इज कॉल्ड रजिस्टर या इनपुट, इनपुट आउटपुट मैपिंग इसको बोलते हैं। सर जी। सर जो इनपुट दे रहे हैं वो भी वायर के थ्रू दे सकते हैं। जी, जो इनपुट के लिए रजिस्टर इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी जगह वायर भी तो इस्तेमाल कर सकते हैं। टेस्ट बेंच के अंदर। नो सर, सर्किट
सर्किट में तो आप वायर कर सकते हो, सर्किट में तो रजिस्टर का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है एक्चुअली। रजिस्टर खुद एक हार्डवेयर है रजिस्टर बनाने के लिए। बट लॉजिकली दिस इज जस्ट लॉजिकल इम्प्लीमेंटेशन। लॉजिकली आप रजिस्टर यूज करते हो ताकि आपको पता चले कि कौन सी चीज मेमोरी को शो कर रही है और कौन सी चीज आउटपुट को शो कर रही है। समझ आई? आपकी आवाज़ कट रही थी। मेरी आवाज कट रही थी। देखिए, ये जो रजिस्टर ए भी हमने शो किया है, दिस इज जस्ट लॉजिकल इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है, ये प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। ये जस्ट हमें ये बता रहा है कि ए एंड बी आर द इनपुट्स टू आवर सर्किट। ठीक है। अब यहाँ पे ये सर्किट है और मैं इस एंड गेट के लिए बना रहा हूँ कोई मॉड्यूल या कोई टेस्ट बेंच। राइट। अब इस एंड गेट का एक इनपुट क्या है, सी आई। ठीक है। जो सी वैल्यू है एडर के अंदर कैरी वाला। ठीक है। और ये जो है ये वाला सेकंड इनपुट ये कहाँ से आ रहा है, ये एक्स और का ही आउटपुट है। तो जब आप इसके लिए टेस्ट बेंच लिखोगे तो एक के लिए सी के लिए आप क्या यूज करोगे, रजिस्टर। और दूसरे के लिए ये दूसरा क्या है, इनपुट है ना। बट ये तो इसका तो आउटपुट था, बट इसका तो इनपुट है ना। आप एंड गेट के लिए टेस्ट बेंच लिख रहे हो, एक्सओर के लिए नहीं। एंड गेट के लिए ये जो सेकंड आउटपुट है वो एज एन इनपुट है, चाहे वो जहां से भी आ रहा हो, चाहे वो किसी दूसरे का आउटपुट क्यों ना हो। इसलिए दूसरे इनपुट को आप यहाँ पे एज अ रजिस्टर पास करोगे, ताकि आपको ये पता चले कि आप रजिस्टर को एज एन इनपुट पास कर रहे हो। ये वैल्यू हमारे पास एज एन इनपुट है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो किसी दूसरे का आउटपुट था या वो इनिशियली भी एक इनपुट था लाइक दिस वन। ठीक है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप जिस गेट के लिए या जिस सर्किट के लिए आप कोड लिख रहे हो, टेस्ट बेंच लिख रहे हो, आप उसमें देखो कि वो उसमें एज ए इनपुट जा रहा है या एज ए आउटपुट। अगर ये एज एन इनपुट आ रहा है तो इसको रजिस्टर में ही स्टोर करना है, चाहे वो किसी दूसरे का आउटपुट ही क्यों ना हो। ठीक है। सर बट हम लॉजिकली भी तो रजिस्टर के बजाय वायर इस्तेमाल कर सकें, उसका तो कोई नहीं। नहीं, लॉजिकली आप वेरीलॉग कोड में इनपुट को रजिस्टर से यूज नहीं कर सकते, रजिस्टर के अलावा वो आपको एरर देगा। आप ट्राई करके देख लो, मैंने कभी ट्राई नहीं किया, बट एरर देगा वो जरूर। ठीक है। यहां तक किसी को कोई इशू है इनके अलावा? ओके। तो अगर कोई क्वेश्चन हो या इशू हो तो प्लीज बताएं। ठीक है। और जी अल्ताफ पूछें। जी अल्ताफ। ओके। तो कोई क्वेश्चन है? और सर आउटपुट के लिए हम वायर ही यूज करेंगे हमेशा? जी, आउटपुट के लिए वायर यूज करेंगे। जो आपका मॉड्यूल है ना, आप उसमें स्पेसिफिकेशन चेक करें कि इनपुट आउटपुट स्पेसिफिकेशन हुई किस तरह है। तो अगर आउटपुट वाई जो है वो वहाँ पे एज एन आउटपुट है तो आप टेस्ट बेंच के अंदर उसको एज अ वायर स्टोर करेंगे, ताकि आपको पता चले कि मॉड्यूल के अंदर ये एज एन आउटपुट था। रजिस्टर्स ए एंड बी हम इसलिए यूज कर रहे हैं ताकि हमें ये पता चल रहा है कि ए एंड बी वहाँ पे एज एन इनपुट यूज हो रहे थे। और आप यहाँ पे स्मॉल ए स्मॉल बी करके यहाँ पे कैपिटल ए कैपिटल बी की बजाय आप स्मॉल ए स्मॉल बी भी कर सकते हैं। ठीक है। और तो और आप इनके अलावा एक्स वाई भी कर सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इन देखें, लेकिन गुड प्रैक्टिस क्या है, जो इनपुट स्मॉल ए है उसी का कैपिटल ए यूज करें ताकि आपको पता चले कि मैपिंग हुई किस तरह है। दिस इज कॉल्ड मैपिंग, इनपुट आउटपुट मैपिंग। कोई और क्वेश्चन? ओके। ये थी हमारे पास। जी। सर ये वायर डेटा टाइप है ना? वायर भी डेटा टाइप है, रजिस्टर भी डेटा टाइप है। ओके। इसके बाद हमारे पास क्या है, दिस इज कॉल्ड इंस्टेंशिएशन। ठीक है। इंस्टेंशिएशन में क्या होता है, आप देखें, आपने मैपिंग कर ली, फिर आपने अब ये बताना है कि आप इंस्टेंशिएट किस गेट को कर रहे हो। ठीक है। मैंने आप लोगों को क्या बताया था, यहाँ पे दिस इज
और देखें, ये हमारे पास एक एंड गेट है, ये हमारे पास दूसरा एंड गेट है, ये एक एक्सॉर है, ये दूसरा एक्सॉर है। मैंने आप लोग को क्या बताया, अगर आपने टेस्ट बेंच इसके लिए अलग, इसके लिए अलग करना है तो टेस्ट बेंच आप अलग अलग ही लिखोगे। मतलब आपने इसको अलग टेस्ट करना है कि क्या ए और बी आउटपुट ठीक काम कर रहा है या नहीं, तो आप इसके लिए अलग आउटपुट लिखोगे, टेस्ट बेंच लिखोगे, और इसके लिए अलग टेस्ट बेंच लिखोगे। लेकिन मॉड्यूल आप दोनों, आपका दोनों दोनों के लिए सेम होगा। इसी तरह एंड गेट इन दोनों के लिए मॉड्यूल सेम होगा, इन दोनों के लिए मॉड्यूल सेम होगा। जब अब सेम मॉड्यूल को आप बार बार यूज कैसे करोगे, मतलब ये भी एंड गेट का मॉड्यूल है, ये भी एंड गेट का मॉड्यूल है, दोनों को आप बार बार यूज कैसे करोगे, वो आप ऐसे करोगे कि आप उसी एक मॉड्यूल को आप बार बार इंस्टेंशिएट करोगे। ओके, आप एक ही मॉड्यूल को बार बार इंस्टेंशिएट। अब यहाँ पे हम किस मॉड्यूल को इंस्टेंशिएट कर रहे हैं, एंड अंडरस्कोर गेट को। यहाँ पे देखें, एंड अंडरस्कोर गेट। अगर मैं इसी मॉड्यूल के अंदर मैं ये ऐसा करूं कि कॉपी पेस्ट करके, तो मैंने क्या, अगर यही काम मैंने किया तो मैं इसको माई गेट 1 और माई गेट 2 भी कर सकता हूं। अब इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि देखिए, मैंने एक ही मॉड्यूल को दो बार इंस्टेंशिएट किया, लेकिन एक बार माई गेट 1 के लिए, दूसरी बार माई गेट 2 के लिए। तो इसका क्या मतलब है, ये हमारे पास हो जाएगा माई गेट 1, ये हमारे पास हो जाएगा माई गेट 2। मैंने दो बार इंस्टेंशिएट किया यूजिंग द सेम मॉड्यूल। समझ आई? इंस्टेंशिएशन का मतलब है कि आप एक मॉड्यूल को कितनी बार इंस्टेंशिएट कर रहे हो। ओके, अब हमारे पास ये क्या चीज है, ठीक है। एंड अंडरस्कोर गेट क्या है, जिस मॉड्यूल को आप इंस्टेंशिएट कर रहे हो उसका नाम, इन दिस केस एंड अंडरस्कोर गेट। जो भी यहाँ पे नाम होगा आपने वही देना है, अदरवाइज आपको एरर देगा। ठीक है सर। जी। सर दोनों का टेस्ट बेंच अलग होगा? अगर आप दोनों को अलग अलग टेस्ट करना चाहो तो डेफिनेटली अलग होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखें, इसके इनपुट क्या है, फर्स्ट वाले गेट के एक इनपुट है ए, यहाँ पे देखें, एक इनपुट है ए, दूसरा इनपुट है बी, राइट। लेकिन इसका क्या है, और फिर आउटपुट हमारे पास ये है, लेकिन इसका देखें, एक इनपुट है सी, दूसरा इनपुट है इसका आउटपुट। जी सर। मॉड्यूल सेम क्यों है? क्योंकि मॉड्यूल में मैंने क्या बताया, स्पेसिफिकेशन होती है। इसके भी दो इनपुट्स हैं, एक आउटपुट है, इसके भी दो इनपुट्स हैं, एक। मॉड्यूल सेम है क्योंकि स्पेसिफिकेशन सेम है। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, देखें, अगर ये एक टू इनपुट एंड गेट है, टू इनपुट एंड गेट, और ये मेरे पास असल में मेरा पेन नहीं है, मैं माउस यूज कर रहा हूँ इसलिए मेरी राइटिंग को थोड़ा सा मुआजरत। और ये अगर मेरे पास थ्री इनपुट होता, ओके, यहाँ पे एक और इनपुट, तो फिर उन दोनों का मॉड्यूल सेम नहीं होता। अगर स्पेसिफिकेशन सर्किट्स की डिफरेंट है, समझ आई, इनपुट्स और आउटपुट्स, स्पेसिफिकेशन क्या है बेसिकली, नंबर ऑफ इनपुट्स, नंबर ऑफ आउटपुट्स। अगर आपके सर्किट की इनपुट्स आउटपुट सेम नहीं है, स्पेसिफिकेशन सेम नहीं है, तो मॉड्यूल डिफरेंट होगा। लेकिन इन दिस केस हमारे पास दोनों ही टू इनपुट एंड गेट है ना, इसके भी दो इनपुट्स एक आउटपुट, इसके भी दो इनपुट्स एक आउटपुट, तो दोनों के लिए आप सेम मॉड्यूल को यूज कर सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर ओके। अलग 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 टेस्ट करना है तो टेस्ट बेंच पे डेफिनेटली अलग होगा। ओके, फिर अब ये चीज हमारे पास तो हमारे पास किस मॉड्यूल को यूज कर रहे हो, आप उसको क्या नाम दे रहे हो, ये चेंज नहीं होना चाहिए फ्रॉम योर मॉड्यूल नेम। ठीक है, जो यहाँ पे आपने नाम दिया था एंड गेट के मॉड्यूल के लिए वो यहाँ भी सेम होना चाहिए। बट दिस कैन बी योर्स, आप अपनी मर्जी से कुछ भी लिख लो, माई गेट 1, माई गेट 100, माई एंड गेट, माई कुछ भी करके। अच्छा, ये कौन कर रहा है, प्लीज सर मत करें। ठीक है, सीरियस मेच्योर होके क्लास लें। और ये जो है क्या मैं बोल रहा था, इसको आप चेंज कर सकते हो, इसको आप अपनी मर्जी से कर सकते हो। नाउ व्हाट इज दिस, ठीक है, व्हाट इज दिस, इसका ये मतलब है, ये जो ए बी आपने वाई बनाया, अब इसको मैप भी तो करना है, यानी कनेक्ट भी तो करना है ना। मतलब कि आपने ये जो दो कोड्स लिखे हैं, एक मॉड्यूल के लिए एक टेस्ट बेंच के लिए, इन दोनों को आपस में कनेक्ट भी तो करना है ना। इन दोनों को कनेक्ट कैसे करते हैं, डॉट के जरिए, इसको बोलते हैं डॉट इंस्टेंशिएशन। एक दो तरीके हैं हमारे पास, वो दूसरा मैं इंशाल्लाह आपको आके बताऊंगा, मैं बहुत कंफ्यूज नहीं करना चाहता आप लोग को। ठीक है, तो फर्स्ट तरीका क्या है, डॉट इंस्टेंशिएशन। डॉट इंस्टेंशिएशन में क्या है, मॉड्यूल का जो इनपुट ए था, मॉड्यूल का जो इनपुट ए था वो टेस्ट बेंच के रजिस्टर ए के साथ कनेक्टेड है।
समझ आई? मॉड्यूल का जो इनपुट ए था, इसीलिए हमने यहाँ पे स्मॉल ए और कैपिटल ए यूज किया, ताकि हमें पता चले कनेक्शन हो कैसे रही है। अगर मैं यहाँ भी स्मॉल ए यूज करता तो मैं कर सकता हूँ, यहाँ भी मैं स्मॉल बी कर सकता हूँ, तो बिल्कुल कर सकता हूँ, कोई मना नहीं है। लेकिन मुझे फिर पता कैसे चलता कि कौन सी चीज़ किसको रिप्रेजेंट कर रही है? यहाँ पे देखें, फिर ये ऐसा होता तो मैं फिर कंफ्यूज होता ना कि ये स्मॉल ए किस चीज़ के लिए है और ये किस चीज़ के लिए है। तो अगर अच्छा तरीका गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस क्या है कि आप ऐसे करो, ठीक है, ताकि आपको पता चले कि अंदर वाला किस चीज़ के लिए और बाहर वाला किस चीज़ के लिए। तो सिंपल ये है कि जो बाहर का स्मॉल ए है या कनेक्शन है वो मॉड्यूल को रिप्रेजेंट कर रहा है, और वो रिप्रेजेंट कर रहा है टेस्ट बेंच के रजिस्टर ए को। तो दिस स्टेप इज कॉल्ड, दिस वन ऊपर वाला, इनपुट आउटपुट मैपिंग। दिस वन इज कॉल्ड इंस्टेंशिएशन। ओके। उसके बाद आपकी आती है इनिशियलाइजेशन वाली स्टेप। टेस्ट बेंच के आपके पास तीन स्टेप्स होती हैं। इसको आप बंद भी कर सकते हो, इस कोड का कोई जरूरत नहीं है। ओके। ओके। कोड को आसान करते हैं, असल में ये एआई जनरेटेड कोड है ना, तो वो बिल्कुल परफेक्ट कोड लिखता है, और परफेक्ट हमें नहीं चाहिए। ओके। 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 तो हमारे पास टेस्ट बेंच के कितने पार्ट्स होते हैं? पहला पार्ट, आप टेस्ट बेंच का नाम लिखते हो। अच्छा, मैंने बताया था ना कि जब भी आप मॉड्यूल कीवर्ड यूज करो तो आपने एंड मॉड्यूल लिखना है नीचे, ठीक है? ओके। तो एक पार्ट हमारे पास हो गया इनपुट आउटपुट मैपिंग, दूसरा पार्ट हमारे पास हो गया इंस्टेंशिएशन। ये किसके पार्ट्स हैं? टेस्ट बेंच के पार्ट्स हैं। और तीसरा पार्ट तीसरा पार्ट कौन सा है? इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन में आप क्या करते हो? ट्रूथ टेबल, ठीक है, आप ट्रूथ टेबल लिखते हो। यहाँ पे देखें, इनपुट ए जीरो, इनपुट बी जीरो, इनपुट ए जीरो, इनपुट बी वन, यानी जीरो 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 वन, वन जीरो वन वन। तो चार इनपुट सीक्वेंसेस आपने लिखे हैं, मतलब ट्रूथ टेबल में है ना। तो वही ट्रूथ टेबल के सीक्वेंसेस को आपने लिखना है। ए इक्वल्स टू जीरो, बी इक्वल्स टू जीरो। ये 10 मैं समझाता हूँ। ए इक्वल्स टू जीरो, बी इक्वल्स टू वन, ए इक्वल्स टू वन, बी इक्वल्स टू जीरो, ए इक्वल्स टू वन, यानी क्या हुआ? यहाँ पे देखें, जीरो जीरो, जीरो वन, वन जीरो, वन वन। तो इंस्टेंशिएशन में आप क्या करते हो? आप अपने ट्रुथ टेबल को बनाते हो टेस्ट करने के। अब हम क्या कर रहे हैं? टेस्टिंग फेज में जा रहे हैं, ये सारा टेस्टिंग फेज है। टेस्ट बेंच का मतलब यही है कि आप अपने मॉड्यूल को टेस्ट करने के लिए कोड लिख रहे हो। ओके। ओके। अब यहाँ पे ये 10 क्या चीज है? 10 का ये मतलब है कि इनपुट को चेंज करो। ये एक इनपुट था ना, ये इनपुट सीक्वेंस हमने पास किया इनिशियली। फिर हर 10 टाइम, जी तैयब पूछें। सर अभी तो ये दो इनपुट थी, तो सिर्फ हमें चार मतलब वो लिखनी पड़े सिनेरियो। लेकिन अगर रियल केस में तो बहुत ज़्यादा इनपुट्स होंगी, मतलब लेट्स से 5 हैं, तो हमें 31 सेपरेट सेपरेट कर लिखनी पड़ेगी सर। ये तो फिर काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा सर, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है? शॉर्टकट नहीं है। आप अगर सबसे बेस्ट तरीका यही है कि आपको सारे के सारे सीक्वेंसेस लिखने हैं। लेकिन अगर आप सारे नहीं लिखना चाहें, तो अगर आपके पास लेट से कोई 4 है, अभी तो हमारे पास 4 है ना, आगे फिर क्या होंगे? 8, फिर हमारे पास 16, 25 टू 64। अगर लेट से हमारे पास 512 सीक्वेंसेस हैं, 512, ठीक है, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? पहले 30 को चेक कर सकते हैं, ठीक है, फिर गैप छोड़ के गैप छोड़ के 100 छोड़ के फिर 30 को चेक कर सकते हैं। तो अगर गैप गैप में वो चेक हो रहा है, 30 30 चेक हो रहा है, तो उसका क्या मतलब है? कि वो ठीक काम कर रहा है। तो अगर आप सारे के सारे सीक्वेंसेस को चेक नहीं करना चाहें, तो दिस कैन बी अ मेथड यू कैन अप्लाई, ठीक है। अदरवाइज सबसे अच्छा और तरीका यही है कि आपने सारे सीक्वेंसेस को ही चेक करना है। तभी तो हार्डवेयर का काम जो है वो हमारे पास टाइम टेकिंग भी होता है और कॉस्टली भी होता है, ठीक है। सर। जी। और सर ये जो हम स्टेप 2 किया जिसमें आपने इंस्टेंशिएशन कहा है, उसका क्या फायदा होगा? क्या चीज? सॉरी। जो मतलब आपने कहा है कि टेस्टिंग का जितनी स्टेप होते हैं उसमें जो आपने सेकंड स्टेप किए, वो क्यों कर रहे हैं हमें, उससे हमें क्या फायदा होगा? मुझे आपकी आवाज समझ नहीं आ रही, जो टेस्टिंग में क्या हो रहा सर टेस्टिंग में हमने कहा है ना कि तीन स्टेप होंगे, एक पहला होगा और एक तीसरा, और एक दूसरा था इंस्टेंशिएशन सर। है? टेस्ट बेंच को लिखने के लिए पहला स्टेप मैपिंग, दूसरा यस इंस्टेंशिएशन, सर, तीसरा वही इनिशियलाइजेशन। सर।
वही मैं पूछ रहा हूँ कि जो दूसरा था उसको लिखने का हमें क्या फायदा हो रहा है? उसको लिखने का फायदा ये है कि आपका ये जो कोड है वो आपस में कनेक्ट हो रहे हैं। यहाँ पे देखें, आपको कैसे पता कि ये टेस्ट बेंच जो है वो किस मॉड्यूल के लिए है? सिर्फ यहाँ पे एंड अंडरस्कोर गेट अंडरस्कोर टेस्ट बेंच देने से वो कनेक्ट थोड़ी होते हैं। मतलब आपने दो हार्डवेयर्स लिए ना, लेट्स से, ठीक है, और आप उन दोनों को जब तारों से कनेक्ट नहीं करोगे तो आप सिर्फ ये तो नहीं कह सकते कि ये दोनों बस कनेक्टेड है। इंस्टेंशिएशन का मकसद ये है, ये टेस्ट बेंच किस मॉड्यूल को टेस्ट कर रहा है, किस किस मॉड्यूल को, नॉट जस्ट वन नॉट जस्ट टू, कितने मॉड्यूल्स को और किस किस मॉड्यूल्स को वो टेस्ट कर रहा है। तो वो बेसिकली उसके लिए होता है, कनेक्शन के लिए। ये डॉट का मतलब ही वायरिंग है। जो हम फिजिकली वायरिंग कर रहे होते हैं ना, तो ये डॉट उसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। इंस्टेंशिएशन का अच्छा, ये मकसद सारा ये है। कोड एग्जीक्यूट होगा? जी, ये सारा एक एक कोड एग्जीक्यूट होगा। रन। अगर इसमें कोई पार्ट मिसिंग होगा तो एरर देगा? जी, रन आप इस कोड को करते हो टेस्ट बेंच को, सिमुलेशन आप इस कोड को करते हो। लेकिन ये सिमुलेशन किस कोड की सिमुलेशन है, कहाँ किस चीज की सिमुलेशन है? मॉड्यूल वाले कोड की। रन आप इसको करते हो और इस चीज को रन करता है। करता किसको चीज को है? मॉड्यूल को। मॉड्यूल को आप रन नहीं करते, आप टेस्ट बेंच को रन करते हो। जी पूछें। जी अहमद पूछें। सर मैं कह रहा ये जो डिफरेंस है ना ब्रैकेट में डॉट ए स्मॉल और कैपिटल ए में क्या डिफरेंस होगा, इसमें इसमें क्या क्या चीज है? किस चीज में डिफरेंस है? आपकी माइक थोड़ा थोड़ा मसला है। सर मैं ये कह रहा हूँ कि जो हमारा हमने ना ये लिखा है इन एंड गेट माई गेट वन, जी जी। और उसमें जो उसमें जो छोटा ए और बड़ा ए इसमें क्या डिफरेंस है? तो वो जो हमने रजिस्टर लिया वो तो कैपिटल में लिया है, छोटा में क्या मतलब? ये जो छोटा ए है ना, स्मॉल ए, देखें, इस एंड गेट का क्या मतलब है कि आप किस मॉड्यूल को उठा रहे हो। तो हमारे केस में अभी हमारे पास सिर्फ एक ही मॉड्यूल है ना, ठीक है। और ये जो छोटा स्मॉल ए है ना, ये उस चीज को रिप्रेजेंट करता है जो आपने यहाँ पे नाम दिया हुआ है। आपने जो मॉड्यूल में वेरिएबल का नाम दिया है ना, इनपुट वन इनपुट टू का, आपने वही सेम यूज करना है। ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पे बी लिख लो और आप यहाँ पे ए नहीं। जो आपने यहाँ पे स्मॉल ए लिखा तो वो यहाँ पे भी स्मॉल ए ही लिखना पड़ेगा। इसी तरह स्मॉल बी स्मॉल बी। समझ आई? समझ आई आप लोग को? कोई क्वेश्चन है? ओके। सर, जी शुएब। जहाँ पर सर हमने मॉड्यूल कोड लिखा है और यहाँ पे असाइन किया है y इज इक्वल टू ए एंड बी, ये तो वाला हम यहाँ पर कुछ भी कर सकते हैं a डिवाइडेड बाय b या कुछ भी a? कर सकते हैं, लेकिन अनटिल एंड अनलेस कि आपका वेरीलॉग कोड उसको सपोर्ट करता हो। अब ये जो एंड है ये इसको सपोर्ट करता है, इसी वजह से हमारे पास ये हमने लिखा है। मतलब इस इसकी जगह हम मल्टीप्लाई भी लिख सकते थे तो सेम ही बात। कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन अनटिल एंड अनलेस वो उसको सपोर्ट करता हो। मैंने आप तो लोग को फिर बताया ना, टेस्ट बेंच भी। वेरीलॉग कोड जो है वो प्रोग्रामिंग के लिए नहीं है। तो बहुत सारी प्रोग्रामिंग के नॉर्मल जो हम चीज़ें हैं वो इसमें काम ही नहीं करते। ओके सर, तो मतलब टेस्ट बेंच भी उसी तरह लिखना पड़ेगा सर? टेस्ट पेज भी उसी तरह लिखना पड़ेगा, ओके लेकिन सर। आप इसमें डायरेक्ट मल्टीप्लाई लिख ही नहीं सकते क्योंकि वो उसको सपोर्ट ही नहीं करता। ओके सर। ओके। तो उसके बाद हमारे पास इंस्टेंशिएशन है। तो ये 10 क्या चीज़ है? हैश 10। हैश 10 का मतलब है 10 टाइम स्टैम्प्स के बाद आपने इनपुट को चेंज करना है। यानी अब वो टाइम स्टैम्प्स कुछ भी हो सकती हैं। सेकंड्स हो सकती हैं, मिली सेकंड्स हो सकती हैं, नैनो सेकंड्स हो सकती हैं, पीको सेकंड्स हो सकती हैं। हार्डवेयर में मोस्ट प्रोबेबली वो पीको सेकंड्स ही होती हैं, क्योंकि वो आजकल के जो हार्डवेयर हैं वो बहुत कम टाइम लेती हैं। तो ये एक इनपुट था। फिर आफ्टर 10 टाइम स्टैम्प्स, टाइम स्टैम्प्स मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो कोई भी हो सकता है, टाइम सेकंड मिली से वो आपकी मर्जी है। प्रीफिक्स कोई भी हो सकता है। फिर ये, अब इसको जरा देखते हैं ये होता कैसे है। समझ आई यहाँ तक हर एक चीज की? सर 10 की नहीं समझ है। मैं समझाता हूँ, इसको प्रैक्टिकली देखें। दिस वाज अवर मॉड्यूल कोड, दिस वाज अवर टेस्ट बेंच कोड, तो वो सारा हमने लिख लिया। इसको जरा मिटाते हैं। ओके, इसकी जरूरत नहीं है।
देखते हैं रन होता है या नहीं उसके बगैर। अब सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ पे देखें कंपाइल ऑल लिखा हुआ है, तो कंपाइल ऑल पे आपने क्लिक करना है। इसका दूसरा तरीका ये है कि प्रोजेक्ट पे क्लिक करें, कंपाइल और कंपाइल ऑल, ठीक है, लेकिन ये आसान तरीका है, जस्ट आप ऊपर क्लिक करें। ये कह रहा है कि सेव करें कंपाइल करने से पहले, तो यस कर लेते हैं। अब नीचे आप लोग को नजर आ रहा है, मैं इसको थोड़ा ऊपर मूव कर देता हूँ, यहाँ नजर आ रहा है कंपाइल ऑफ एंड अंडरस्कोर गेट अंडरस्कोर टेस्ट बेंच वी वाज सक्सेसफुल। और थोड़ा सा ऊपर मैं जाऊं तो कंपाइल ऑफ एंड अंडरस्कोर गेट अंडरस्कोर वी वाज सक्सेसफुल, यानी ये दो फाइल सक्सेसफुल हो चुके हैं। और इनका स्टेटस यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आ रहा था पहले, अब यहाँ पे टिक आ रहा है। तो इसका क्या मतलब है, और नीचे यहाँ पे देखें टू कंपाइल हो गए और जीरो विथ फील्ड एरर्स, यानी एरर कोई नहीं आ रहा। अब आपने क्लिक करना है सिमुलेशन पे, सिमुलेट लिखा हुआ है ना, तो अब हमने करनी है सिमुलेशन। सिमुलेशन पे क्लिक करने के बाद ये बोल रहा है किस कोड की आपने सिमुलेशन करनी है। तो वर्क में जाए हमेशा, ये आपको लाइब्रेरी से उठा के, यहाँ पे लाइब्रेरी है ना, यहाँ पे लाइब्रेरी पे देखें तो ये सारे कोड्स ऑलरेडी लिखे हुए हैं, ठीक है। तो ये हमने नहीं करना, हमने जस्ट अपने कोड को सिमुलेट करना है। तो सिमुलेट पे क्लिक करें, और हमारा कोड हमेशा 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 वर्क में ही होगा हमेशा। तो वर्क को प्लस करें, और हमने किस चीज़ की सिमुलेशन करनी होती है, टेस्ट बेंच की, मॉड्यूल की नहीं। मॉड्यूल की सिमुलेशन करेंगे आपको एरर देगा, वो एरर सिमुलेशन देगा ही नहीं। जी अहमद पूछें। तो अभी मेरे पास जो मेरा सॉफ्टवेयर है ना, उसमें तो सारा लिखित तो ओपन ही नहीं हो रहा, वो उसमें दो से लाइब्रेरी आ जाते हैं, पता नहीं चलेगा कौन सा किस में खोलो। आपके पास जो मॉडल सिम है वो सही नहीं काम कर रहा। सर वो मुझे ये पता नहीं नोट पैड पे खोलना है या फायरफॉक्स पे खोलो, मोजिला पे खोलो, किस पे खोलो। वो तो पहले ऑप्शन मांगता है कि किस पे आपने खोला है। मुझे आपकी आवाज़ सही समझ नहीं आ रही है अहमद, किसी और को अगर अच्छा, समझ आ रही है तो काइंडली इसका एक्सप्लेन कर दें। उसमें मैंने पहले वो पूछा कि किस पे लैपटॉप पे क्लिक करते हैं या मोबाइल पे क्लिक करते हैं, किस की किस ऐप पे अहमद, करना है, तो अहमद मैं आपकी आवाज़ नहीं, आपकी आवाज़ समझ नहीं आ रही बिल्कुल, आपका माइक बहुत मसला कर रहा है। आप ऐसा करें मुझे चैट में टेक्स्ट कर दें, मैं वहां से पढ़ लूंगा। सर वो कह रहा है कि मेरे से ओपन ही नहीं हो रहा, मतलब उसके पास इंस्टॉल ही हुआ हुआ है लेकिन वो स्टार्ट के स्टेप ही उसको नहीं पता कि ओपन कैसे करना है और फाइल कैसे, कौन सी लाइब्रेरी, क्या सीन है। अच्छा यही पूछ रहे हैं अहमद। सर ठीक है, यहाँ पे देखें सबसे पहले मैं क्या दोबारा खोलूं, चलें आपके लिए दोबारा खोल देते हैं इसको, मैं ऐसा कर देता हूँ कि बंद कर देते हैं। सर अहमद अपनी स्क्रीन शेयर कर दें। अहमद अपनी स्क्रीन शेयर कर दे, चलें ये भी अच्छा हो जाएगा, लेकिन अब तो मैंने बंद कर दिया, अब कोई फायदा नहीं है। अच्छा अहमद देखें अब दोबारा, मॉडल सिम ओपन करें, ठीक है, और आपके पास यही होना चाहिए अल्टेरा वर्जन, क्योंकि ये फ्री है बिल्कुल, इसके लिए कोई वो लाइसेंस वगैरह नहीं चाहिए। ये ऑफिशियली है, ठीक है, यूनिवर्सिटी ने नहीं दी हमें, ये कंपनी वालों की तरफ से फ्री है। तो आपने ओपन क्लिक करना है इसको, और ठीक है। तो जब भी आप नया लैब करें, नया कोई प्रोजेक्ट करें, तो आपने क्या करना है, न्यू फाइल पे जाएं, न्यू पे जाएं, प्रोजेक्ट पे क्लिक करें, ठीक है। मेरा पुराना प्रोजेक्ट ओपन था, तो मैं इसको दोबारा कर देते हैं आपके लिए, चलें, ठीक है, या उसको पहले डिलीट कर देते हैं। मैं ऐसा करता हूँ कि ये दो कोड्स के अलावा सबको डिलीट कर देते हैं, तो हम अभी नया प्रोजेक्ट बना लेते हैं, ठीक है। तो फाइल पे क्लिक करें, न्यू पे क्लिक करें, सोर्स पे क्लिक कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, आप कुछ भी थोड़ा सा मतलब खुद भी आप वो करें ना इसको, छेड़छाड़ करें तो आपको समझ आती रहेगी। याद रखें सबसे ज्यादा इंसान सीखता है अपने शौक की वजह से, कोई टीचर आपको नहीं सिखा सकता, कोई कोर्स कोई लेक्चर कुछ नहीं, जब तक आपका शौक ना हो, और शौक हो तो इन चीज़ों की जरूरत ही नहीं होती। प्रोजेक्ट पे क्लिक करें, प्रोजेक्ट आ गया, अब प्रोजेक्ट का नाम क्या है, मैंने सी ए लैब रखी थी तो मैं वही रख देता हूँ, कोई भी रख सकते हैं, तो सी ए लैब 4 ताकि मुझे समझ आए। फिर प्रोजेक्ट लोकेशन आपने सेव कहाँ पे करना है वो स्टोर करें, तो मैंने क्या किया हुआ है, मैंने डेस्कटॉप पे C_lab_4 का फोल्डर बनाया है, उसी में मैंने सी वो किया हुआ है। ओके, ओके, तो मेरे पास ये आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे राइट क्लिक करें और ऐड टू प्रोजेक्ट न्यू फाइल, ठीक है, या मेरे पास ऑलरेडी यहाँ पे फाइल्स पड़ी हुई है ना, एंड अंडरस्कोर वी एंड अंडरस्कोर गेट वी,
तो मैं क्या करता हूँ, ऐड टू प्रोजेक्ट एग्जिस्टिंग फाइल, न्यू फाइल नहीं। हाँ, लेकिन न्यू फाइल आप कैसे बनाओगे? न्यू फाइल पे क्लिक किया, फाइल का नाम दिया, और फाइल का नाम क्या है, लेट्स से मैं और गेट के लिए बना रहा हूँ या मैं अपने एडर के लिए बना रहा हूँ, तो मैंने एडर लिखा। या और भी आसान कर देते हैं, फुल अंडरस्कोर एडर। ठीक है। अब फाइल का टाइप क्या है? डॉट वी। क्यों? डॉट वी तो सबके लिए, लेकिन वेरी लॉग है, ठीक है। और डॉट वी लिखने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली कर देता है। तो फुल एडर डॉट वी हमारे पास आ चुका है, लेकिन इसकी हमें जरूरत अभी नहीं है, तो मैं इसको क्या करता हूँ, रिमूव फ्रॉम, और डिलीट भी कर देते हैं, ठीक है। अब हमें क्या है, ऑलरेडी मेरे पास पड़ा हुआ था, तो मैं एग्जिस्टिंग फाइल पे क्लिक कर देता हूँ, ब्राउज कर देता हूँ, और इन दोनों को मैं ओपन कर देता हूँ, और मैं क्या करता हूँ, ओके। ठीक है। तो ये दो फाइल्स मेरे पास हैं, इन दोनों को मैं, चलें, कोड एडिटर में भी ओपन कर देते हैं। ठीक है। आई गेस, अच्छा, एग्जिस्टिंग फाइल का ये एरर है, देखें, ये मुझे भी नहीं पता था। एग्जिस्टिंग फाइल में ये एरर आ रहा है कि वो एडिटर यहाँ पे ओपन नहीं कर रहा है इसको। मतलब मॉडल सिम का जो एडिटर है ना, वो उसमें ओपन नहीं कर रहा, वो नोटपैड पे ओपन करना पड़ा। वो भी कोई इशू नहीं है, ये हमने किए थे अपने प्रोजेक्ट्स करते हुए। ये एडिटर में ओपन हुआ, यहाँ पे कोई चेंज करें लेट से, और कंट्रोल एस करें, तो वो वहाँ पे अपडेट हो जाता है, ठीक है। इस तरह कोई परवाह नहीं है। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें सेम एडिटर में चाहिए। ओके, तो हम क्या करते हैं, इन दोनों को डिलीट करके हम दोबारा ऐड कर दे, सॉरी सॉरी, क्लोज नहीं करना, किधर, रिमूव। ओके, और डिस्क से भी वो डिलीट हो चुके हैं। ओके, तो मैं ऐड टू प्रोजेक्ट न्यू फाइल, क्या था, एन अंडरस्कोर गेट डॉट वेरीलॉग। ओके, और एक और, अब यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे तो, अच्छा, ये भी एडिटर में ओपन हो रहा है। चलें, कोई बात नहीं, देखते हैं, चलें, छोड़ दें, चलें। हमारे पास एक और फाइल क्या है, अब इसका टेस्ट बेंच, एंड अंडरस्कोर गेट अंडरस्कोर टेस्ट बेंच, फाइल का टाइप डॉट वेरीलॉग। ओके, हो गया। अब इन दोनों को हम क्या करते हैं, एंड अंडरस्कोर गेट को भी ओपन किया, और उसमें ये वाला कोड कॉपी करते हैं, कौन सा, ताकि आसानी हो, वरना ये कोड लिखना कोई मुश्किल नहीं होना चाहिए आप लोग के लिए। ओके, हो गया सेव। और वो कोड किधर है, अच्छा, वो कोड हमने किधर लिखा था, एंड गेट वेरीलॉग टेस्ट बेंच, दिस वन। तो टेस्ट बेंच पेस्ट, या इसको भी के लिए हटा देते हैं। ओके, हम वापस जो है अपनी जगह पे आ चुके हैं। यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज पूछें, अब इसको सिमुलेट करते हैं। अनेबल टू सेव प्रोजेक्ट, ये क्यों? इज राइट प्रोटेक्टेड, तो हम ऐसा करते हैं कि, अच्छा, ये थोड़ा सा लंबा तरीका है, बट क्या करें, दोबारा बनाएं। एमपीएफ फाइल तो है ही नहीं इसमें। डेस्कटॉप, इज राइट प्रोटेक्टेड, डेटा कैन नॉट बी सेव्ड। चलें, डेटा सेव नहीं हो रहा तो हमें सेव करने की जरूरत भी नहीं है, देखते हैं सिमुलेट होता है नहीं, अगर सिमुलेट नहीं होता तो फिर कुछ कर लेंगे। ओके, अच्छा, ये कैसे जाता है? ओके, तो सिमुलेट करने के लिए, कंपाइल करने के लिए, ये क्लिक करना है आपने, कंपाइल ऑल पे। ठीक है, ऊपर जाएं तो ये कंपाइल हो रहा है, ठीक है, टू कंपाइल्स विद एरर, लेकिन ये कह रहा है सेव नहीं हो रहा।
और सेव वो एमपीएफ फाइल का कोई एरर आ रहा है, वो देखते हैं क्या होता है। सिमुलेट पे क्लिक करें। अब सिमुलेट पे क्लिक करने के बाद वर्क पे जाएं। सिमुलेट किसको करना है? टेस्ट बेंच को। ओके, तो टेस्ट बेंच को डबल क्लिक भी कर सकते हैं और ओके पे भी क्लिक कर सकते हैं। अब ये आपके पास सिमुलेट स्टार्ट हो चुका। ठीक है। अब आपने किस मॉड्यूल को सिमुलेट करना था, या किस टेस्ट बेंच के अंदर हमने क्या नाम दिया था? यहाँ पे नाम आपको याद है? इंस्टेंशिएशन के दौरान माई अंडरस्कोर गेट। ठीक है, माई अंडरस्कोर गेट। ठीक हो गया। तो वो इसकी सिमुलेशन यहाँ पे देखें, माई अंडरस्कोर गेट की सिमुलेशन स्टार्ट हो चुकी है। अब हमने किस चीज को माई अंडरस्कोर गेट में किस चीज को देखना है? आउटपुट को। क्यों? क्योंकि इनपुट तो हमने यहाँ पे नीचे खुद असाइन किया। ठीक है। और हमने क्या करना है, इन इनपुट्स पे आउटपुट को चेक करना है कि क्या वो आउटपुट ठीक आ रहा है या नहीं, इन इनपुट्स के ऊपर, अकॉर्डिंग टू दिस ट्रुथ टेबल। राइट। तो मैंने ये और आउटपुट इसमें कौन सा है देखें, ए हमारे पास इनपुट है, बी हमारे पास इनपुट है, वाई हमारे पास क्या है? आउटपुट। ठीक है। तो इस आउटपुट को, आई गेस ये, ओके, इस आउटपुट को हमने क्या करना है? टेस्ट करना है। तो इसके ऊपर हम क्लिक करके ऐड वेव पे क्लिक कर देते हैं। ऐड वेव हो गया, यहाँ पे आ रहा है, देखें यहाँ पे पहले ये नहीं आ रहा था। अब इस ऐड वेव पे क्लिक करके आपने 100 नैनो सेकेंड्स, यहाँ पे टाइम स्टैम्प देखें, 100 नैनो सेकेंड्स के लिए अपने उसको रन किया। राइट। अपने कोड को रन किया या अपने आउटपुट को रन किया। 100 नैनो सेकेंड्स का क्या मतलब है? कि आपका ये जो आउटपुट है, ये पूरा आउटपुट है, ये देखें, 0 से लेके 100 नैनो सेकेंड्स तक, 100 है, 100 यहाँ पे आ रहा है, तो 100 नैनो सेकेंड्स यहाँ पे इसके लिए आपको रन करेगा। ठीक है। और हमारे पास आउटपुट स्टेम्स कितने थे? 4। एक ये जो 10 के बाद चेंज हो रहा है, फिर दूसरा ये जो 10 के बाद चेंज हो रहा है, फिर तीसरा ये 10 के बाद, फिर चौथा ये 10 के बाद चेंज हो रहा है। तो टोटल टाइम स्टेम्स हमारे पास कितने हैं? 40 नैनो सेकेंड्स। अब ये नैनो सेकेंड्स क्यों हैं? क्योंकि आपने रखी हैं। अब ये देखें, 0 से 10 नैनो सेकेंड्स के लिए इनपुट क्या है हमारा? 0 0। ठीक है। इनको हटा देते हैं ताकि आपको आसानी हो। देखिए, इनिशियली हमारे इनपुट क्या है? 0 0। ठीक है। और हमारे पास आउटपुट 0 0 पे क्या आ रहा है? 0। ठीक है। ये आपको नजर आ रहा है, ये वेव छोटा सा इस तरह हुआ हुआ है, थोड़ा सा इस तरह होके फिर ऊपर जाके, फिर ऊपर जाके इस तरह हो। ये आपको नजर आ रहा है, ये वेव छोटा सा, यहाँ पे देखें, इनिशियली 0 से वो थोड़ा सा नीचे आया हुआ है, आपको नजर आ रहा है ये चीज यहाँ पे? जी सर। ओके। इस छोटे से का क्या मतलब है? कि इनिशियली वो 0 था, लेकिन एंड गेट है ना, तो 0 0 पे उसने 0 दिया, तो 0 के लिए वेव नीचे आई, 0 पे आई। ठीक है। फिर हमारे पास देखें, 0 से 10 सेकेंड्स के लिए इनपुट क्या है? 0 0। और 0 0 पे एंड गेट क्या देता है? 0। फिर 10 से 20 सेकेंड्स, नैनो सेकेंड्स या जो भी है, मैं सेकेंड्स बोल रहा हूँ, 10 से 20 सेकेंड्स तक इनपुट क्या है? 0 1। 0 1 के लिए एंड गेट फिर से 0 देता है, तो इसीलिए स्ट्रेट लाइन आया। 20 से 30 तक फिर से 0 0, तो फिर से 0, मतलब 0 1 0, तो 1 0 के लिए आउटपुट 0 आया। 30 से 40 सेकेंड्स यानी लास्ट 10 सेकेंड्स के लिए इनपुट था 1 1। 1 1 के लिए एंड गेट 1 देता है। तो ये जो 0 वाला था, ये पहले यहां तक आया, 0 तक, और फिर ऊपर चला गया 1 तक। ठीक है। पहले यहां तक आया, देखें इसके बराबर आया, ये जो पता नहीं छोटा सा आप लोग को नजर आ रहा है या नहीं, यहां तक। ठीक है, यहां तक आया, फिर ऊपर 1 की तरफ चला गया। समझ आई? तो दिस इज हाउ यू टेस्ट योर साइकिल, यू टेस्ट योर inputs, या you test your outputs according to whatever the inputs you set। ठीक है। सर, जी। सर ये आपने रन कैसे किया था, ये वेव जो आई है? ओके। ओके, किधर गया? प्रोजेक्ट पे जाएं। ओके, कंपाइल ऑल करें, सिमुलेट पे क्लिक करें। कंपाइल अगर हो गया तो सिमुलेट करें, वरना सिमुलेट नहीं होगा। वर्क पे क्लिक करें, टेस्ट बेंच को सिमुलेट पे ओके करें।
क्योंकि हमने टेस्ट बेंच को ही देखना होता है। ओके, टेस्ट बेंच को देखना होता है और हमने टेस्ट बेंच के लिए, ओके, अब यहाँ पे ये जो y है, हमने y को टेस्ट करना है, विच इज आउटपुट। y की जगह यहाँ पे आपने कोई भी सेट किया होता है, वेरिएबल का नाम कुछ भी होता तो आपने उस पर क्लिक करना था। तो आपने y को टेस्ट करना है तो y, फिर y के ऊपर राइट क्लिक करें तो ऐड वेव पे आएगा। ऐड वेव यहाँ पे देखें आ गया। अब इस ऐड वेव करने के बाद आपने अपने वेव को 10 सेकेंड्स के लिए, या फिर से रन करेंगे, फिर से रन करेंगे, बार बार रन होता जाएगा। इसको बड़ा करें तो आपको नजर आ जाएगा। आप इसको फुल स्क्रीन भी कर सकते हैं, आई गेस। किस तरह करते हैं, लेट मी चेक। जूम फुल, फुल का आई गेस यही मतलब है कि फुल स्क्रीन वेव तक आ जाएगा। फुल ज्यादा सर बेहतर है। यस। सर ये हमेशा इनपुट 10 सेकंड के बाद चेंज करेगा? नहीं, आपकी मर्जी है। वो तो आपने यहाँ पे सेट किया था ना। आप इनिशियली इसको इसको 100 कर लें, इसको 220 कर लें, इसको 90, वो तो आपके ऊपर है। ओके सर। लेकिन सेम इसलिए रख दें ताकि आसानी हो ना। 10 10 सेकंड के बाद चेंज हो रहा है, मतलब टॉगल हम कर रहे हैं, टॉगल कर रहे हैं। अच्छा, इसको और भी अच्छे से समझते हैं नॉट गेट के जरिए। अब हम क्या करते हैं, नॉट गेट यूज करते हैं। हम जरा कमेंट्स को हटाते हैं। अच्छा, वैसे ही अपने जहन में सोचें। अच्छा, यहां तक किसी को कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज पूछें। सर जब हमारे पास मॉड्यूल का कोड सेम होता है तो हम उसको मल्टीपल टाइम्स क्यों इंस्टेंशिएट करते हैं? ताकि हमारे पास सर्किट पूरा आए। ये सर्किट देखें, इसमें एंड गेट्स कितने हैं? दो हैं, दो हैं। और दोनों ही हमारे पास सेम तरह के एंड गेट्स हैं, यानी कि दो इनपुट्स एक आउटपुट। ऐसा भी एंड गेट हो सकता है ना जिसके तीन इनपुट्स हों, तो वो फिर इस इनसे डिफरेंट होगा। लेकिन ये जो दो एंड गेट्स हैं वो तो बिल्कुल सेम है, दो इनपुट्स वाले और एक इनपुट वाला। तो इनकी स्पेसिफिकेशन सेम है। तो स्पेसिफिकेशन जिन सर्किट्स का या जिन गेट्स का या जिन सर्किट्स का सेम होगा, उनका मॉड्यूल सेम बनेगा। जब उनका मॉड्यूल सेम बने, अब मॉड्यूल तो सेम बन गया, लेकिन ये एंड गेट है तो अलग ना इस दूसरे एंड गेट से। कैसे अलग है? इन दिस सेंस कि इसका एक इनपुट ये है जो कि ए से आ रहा है, तो इसका एक इनपुट ए हो गया। दूसरा इनपुट देखें बी से आ रहा है, तो दूसरा इनपुट बी हो गया। और इसके आउटपुट को लेट से मैं कहता हूं कि दिस इज सी, तो ऑलरेडी है, तो मैं क्या करता हूँ, डी कर लेता हूँ। पता नहीं ये इतना गंदा मैं लिख रहा हूँ। मैंने इनपुट डी, आउटपुट डी दे दिया, क्योंकि ये एक एंड गेट है। अब दूसरे एंड गेट के लिए इनपुट कहाँ से आ रहा है? एक इनपुट सी आई, राइट, जो आपका कैरी कैरी वैल्यू होती है। और यहाँ पे एडर सर्किट है इसलिए कैरी, ठीक है। दूसरा इनपुट कहाँ से आ रहा है? इसका आउटपुट, एक्स और का आउटपुट, ठीक है। ये दोनों गेट्स की स्पेसिफिकेशन सेम है, दो इनपुट्स एक आउटपुट, लेकिन दोनों गेट्स डिफरेंट है इन दिस सेंस कि दोनों के इनपुट्स भी डिफरेंट है और दोनों के आउटपुट्स की वैल्यूज भी डिफरेंट है। अगर दोनों की इनपुट्स ए बी बी होती ना, तो फिर उनका कोई मसला नहीं होता, हम इंस्टेंशिएट भी एक दफा करते हैं। मॉड्यूल एक दफा लिखने का मकसद ये है कि दोनों के स्पेसिफिकेशन सेम है। इंस्टेंशिएशन हम एक ही इस बार इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि ये एक अलग एंड गेट है, ये एक अलग एंड गेट है विद डिफरेंट आउटपुट्स एंड इनपुट्स। अगर आउटपुट्स एंड इनपुट्स भी सेम होता तो फिर हम इंस्टेंशिएट भी एक ही दफा करते। समझ आई? लेकिन सर इनका लॉजिक तो सेम है, दोनों ही एंड कर रहे हैं तो इनपुट तो मैटर भी नहीं करती। ये कैसे नहीं करती? सर दोनों ने एंड करके रिजल्ट देना है, अगर हम एक को चेक कर ले तो मतलब दूसरा भी सही काम कर रहा है। नहीं, देखें, दोनों का लॉजिक सेम है, इसी वजह से तो मॉड्यूल सेम है। यही है ना? हाँ। देखें, यहां से ए से इनपुट आ रहा है 1, बी से इनपुट आ रहा है 0। आउटपुट क्या आएगा इस एंड गेट से? जीरो। 0। इसका इनपुट क्या है? कैरी। कैरी, लेट से एक कैरी आ रहा है 1, और एंड गेट है तो इधर 0 आ गया, तो मैं कहता हूँ कि ये 1 है, चलें। और यहाँ पे जो आउटपुट आ रहा है ये 1 आ रहा है, और यही आउटपुट इसको फीड हो रहा है, तो इसका आउटपुट क्या है? 1। लॉजिक सेम है, इसी वजह से लॉजिक ना बोले, स्पेसिफिकेशन बोले। दोनों ही एंड गेट है तो लॉजिक ऑफ कोर्स सेम ही होगा, बट स्पेसिफिकेशन भी सेम है। दो इनपुट्स हैं,
एक आउटपुट है, दोनों की सेम स्पेसिफिकेशंस हैं, तो इसलिए मॉड्यूल तो एक लिखा हमने ना। लेकिन इंस्टेंशिएट इसलिए डिफरेंट कर रहे हैं क्योंकि इसका इनपुट डिफरेंट है, इसका इनपुट डिफरेंट है। ठीक है, इनपुट डिफरेंट होने की वजह से आउटपुट भी डिफरेंट आएगा। इसका इनपुट डिफरेंट है, इसका इनपुट डिफरेंट है, आउटपुट भी डिफरेंट आएगा। सर बट इनपुट डिफरेंट तो नहीं होगा, वो तो चार, मतलब चार टाइप का इनपुट हो सकता है, 1 0 या 0 0, और मतलब वही तो सेम ही नहीं, आउटपुट जहां देगा। से आ रही हैं वो तो डिफरेंट है ना। बट सर इनपुट तो सेम होगी ना। नहीं, सेम कैसे सेम? इनपुट की वैल्यूज देखें, जहां से इनपुट आ रही है वो तो डिफरेंट है ना। जिस वक्त यहाँ पे 1 आ रहा है, यहाँ पे 0 आ रहा है, हो सकता है यहाँ पे कुछ हो ही ना। अगर यहाँ पे कोई फॉल्ट एरर है तो यहाँ पे जरूरी तो नहीं कि यहाँ पे फॉल्ट एरर हो, यहाँ पे कुछ आ रहा हो। यहाँ पे 1 1 है तो क्या यहाँ पे भी 1 1 होगा उसी वक्त? इनपुट्स की जो सीक्वेंस है वो तो सेम है, वो चार ही हैं, 1 0 1 1 0 0 1 1। ठीक है, लेकिन किस वक्त यहाँ पे जब 1 0 हो, जरूरी तो नहीं कि वहां भी 1 0 हो। जहां से इनपुट आ रहा है वो तो डिफरेंट है ना। ये ए बी है, ये ये इसका आउटपुट है सी है। समझ आई? जहां से इनपुट आ रहा है वो सेम है। लेट से दो लड़के हैं, दोनों ही आपस में दो भाई हैं, लेट से दो भाई हैं। ठीक है, और दोनों के सेम पेरेंट्स हैं, दोनों ही सेम घर से आ रहे हैं, दोनों की सेम स्पेसिफिकेशन, सब कुछ सेम है। लेकिन एक को एक टीचर पढ़ा रहा है सेम सब्जेक्ट, कंप्यूटर आर्किटेक्चर, और दूसरे को दूसरा टीचर पढ़ा रहा है। अब ये तो नहीं कह सकते ना कि दोनों का आउटपुट सेम होगा। दोनों का आउटपुट कभी भी सेम नहीं होगा क्योंकि उनको इनपुट जो आ रहा है टीचर्स से, वो टीचर्स डिफरेंट है। इसका इनपुट आ रहा है ए और बी से। इसका इनपुट आ रहा है, इसको मैं एक्स नाम दे देता हूं, इसका जो आउटपुट है। इसका इनपुट आ रहा है एक्स और सी आई से। इनपुट डिफरेंट है तो आउटपुट डिफरेंट। स्पेसिफिकेशंस, वो आउटपुट के सीक्वेंस तो सेम ही होगा, मतलब या तो 1 आएगा, या तो 0 आएगा, या तो 0 या 1, चार ही सीक्वेंस होंगे ना। इसी तरह इसका भी होगा। तो उसी तरह दो भाई जो हैं, उनके टीचर्स डिफरेंट हैं, लेकिन आउटपुट तो कंप्यूटर आर्किटेक्चर ही सीख रहे हैं ना। आप ये तो नहीं कह सकते कि अगर दोनों ही कंप्यूटर आर्किटेक्चर पढ़ रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता कि अलग अलग टीचर से, लेकिन दोनों का आउटपुट तो कंप्यूटर आर्किटेक्चर ही होगा। ऐसा तो नहीं है कि एक कंप्यूटर आर्किटेक्चर सीख के आ जाएगा, दूसरा एआई सीख के आ जाएगा, जबकि पढ़ा आर्किटेक्चर ही है, ऐसा नहीं है। पढ़ा अगर आर्किटेक्चर है तो आउटपुट भी आर्किटेक्चर ही होगा। ठीक है, सीक्वेंस तो सेम होगा, लेकिन पढ़ाने वाला डिफरेंट है, इनपुट डिफरेंट है। एक टीचर लेट से एक हफ्ते में, जिस हफ्ते में वो मॉडल सिम पढ़ा रहा है, दूसरा भाई को दूसरा टीचर वेरिलॉग, वो असेंबली लैंग्वेज पढ़ा रहा होगा। इसी तरह दूसरे को डिजाइनिंग पढ़ा रहा है और दूसरा वहां पे सर्किट मॉडलिंग सीख रहा है। दोनों है बाई, दोनों है एंड गेट्स। इसी तरह दोनों हैं कंप्यूटर आर्किटेक्चर पढ़ रहे हैं, इनपुट सीक्वेंस आउटपुट सीक्वेंस सेम है। लेकिन किस वक्त यहाँ पे कौन सा इनपुट होगा और किस वक्त यहाँ पे कौन सा इनपुट होगा, वो आपस में डिफरेंट है। समझ आ रही है? यस सर। सही समझ आ रही है या वैसे ही समझ नहीं आके बस आगे बढ़े? वो वाला, यस सर। आ गई है सर। ओके। ओके, मैं कोई रियल वर्ल्ड एक और एग्जांपल सोचता हूँ, अगर आए तो मैं आप लोग को बताता हूँ। इंस्टेंशिएशन आपकी हमेशा डिफरेंट होगी, तो ऐड वेव आप ये कर सकते हो। ठीक है, किस टाइम ओवर होती है क्लास? 10 से 11, 11 से 12, 12 से 1, ओके, 1 तक। तो 1 तक आपको मैं टास्क दे दूंगा। अच्छा, एक और शायद इसको 12:30। ओके, 12:30। अच्छा, ओके, फिर तो जल्दी जल्दी एक और बस फाइनल करते हैं। अच्छा, एंड सिमुलेशन हमेशा करनी है, अदरवाइज आपका मेमोरी रैम पे लोड होगा। ठीक है, मैं आप लोगों को फिजिकली क्लास में ये और भी अच्छे से समझा दूंगा बोर्ड पे, अभी मेरे पास वो टैबलेट नहीं है, अगर अभी मतलब कोई इशू आ रहा है, अदरवाइज इट्स फाइन। ओके। अच्छा, हम क्या करते हैं अब, इनको डिलीट करके, बल्कि डिलीट करने की ज़रूरत भी नहीं है, हम क्या करते हैं कि
देखें, कंपाइल पे गए, सॉरी ऐड टू प्रोजेक्ट पे गए, न्यू फाइल पे गए। अच्छा आप लोग मुझे जल्दी जल्दी बताएं, हम नॉट गेट के लिए बना रहे हैं, राइट? नॉट गेट, ठीक है। और मेरे साथ आप लोग लिखें, वेरीलॉग हो गया, मेरे साथ लिखें, मतलब मुझे बताएं। नॉट गेट हो गया, तो सबसे पहले आप लोगों ने मॉड्यूल लिखना है, नजर आ रहा है कोड? ये मॉड्यूल है, ठीक है, नॉट गेट का मॉड्यूल है। तो सबसे पहले मॉड्यूल लिखा, फिर नॉट गेट का नाम लिखा, नंबर ऑफ इनपुट्स, इनपुट क्या है उसमें, ए। आउटपुट क्या है, एक ही आउटपुट होता है ना, तो एक ही आउटपुट हम यस लिख सर। लेते हैं अभी के लिए। ठीक है, आउटपुट में हमने क्या असाइन करना है, y जो है, असाइन हमने करना है y को किस चीज की वैल्यू, नॉट ऑफ, नॉट ऑफ ए। नॉट ऑफ ए, ठीक है। और फिर यहाँ पे एंड मॉड्यूल, ओके, ये हो गया, दिस इज अवर मॉड्यूल कोड। इसको बंद नहीं करते ताकि आसानी हो। अब ऐड टू प्रोजेक्ट न्यू फाइल, अब हमने इसका टेस्ट बेंच लिखना है, तो नॉट अंडरस्कोर गेट अंडरस्कोर टेस्ट बेंच, और फाइल टाइप में वेरीलॉग, ओके। और इसको ओपन करते हैं। अब मॉड्यूल, बड़ा करते हैं, मॉड्यूल क्या है, नॉट अंडरस्कोर गेट अंडरस्कोर टेस्ट बेंच, हो गया। अब हमने रजिस्टर किसको असाइन करना है, जो कि यहाँ पे क्या था, दूसरे ए। में क्या था, हाँ इसको अपने पास, या बल्कि एक काम करते हैं ना, ओके सॉरी, दिस वन, ठीक है। और इसको थोड़ा सा इंटर करते हैं ताकि नजर आए। ओके, रजिस्टर हमने किसको असाइन करना है, रजिस्टर हमने असाइन करना है ए को, क्योंकि इनपुट ए है, को। तो मैं कैपिटल ए कर देता हूँ। और वायर किसको असाइन करना है, वाई को, कैपिटल वाई कर देते हैं। दिस वाज मैपिंग, अब इंस्टेंशिएशन करें। इंस्टेंशिएशन करते वक्त सबसे पहले उस मॉड्यूल का नाम जिसको आप इंस्टेंशिएट कर रहे हो, तो नॉट अंडरस्कोर गेट, फिर अपने इंस्टेंशिएशन मॉड्यूल का नाम, तो मैं कहता हूँ कि माई अंडरस्कोर नॉट अंडरस्कोर गेट अंडरस्कोर वन, ठीक है। अब इंस्टेंशिएशन की वैल्यूज, डॉट, डॉट में इनपुट की वैल्यू जो कि यहाँ पे ए था, ब्रैकेट, यहाँ पे ए, कॉमा, डॉट, स्मॉल बी की जगह स्मॉल वाई, ब्रैकेट्स, कैपिटल वाई, इंस्टेंशिएशन हो गई। अब हमने क्या करना है, आखिरी स्टेप क्या था, इनिशियलाइजेशन। वेरी गुड, इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन में सबसे पहले आपने इनिशियल लिखना है, इनिशियल लिखने के बाद आपने बिगिन लिखना है। अच्छा, बिगिन में जब भी आप लोग मॉड्यूल लिखते हो ना, तो मॉड्यूल के बाद एंड मॉड्यूल खुद ब खुद लिखा करें, ठीक है, ताकि बाद में भूल ना जाए। तो एंड मॉड्यूल लिखा, सिमिलरली जब बिगिन लिखते हो तो एंड भी लिखा करें ताकि बाद में भूल ना जाए। अब इनिशियल, बिगिन और एंड के दरमियान में आपका इनिशियलाइजेशन की वैल्यूज होंगी। इनिशियलाइजेशन की वैल्यूज हम उधर से भी ले लेते हैं, चलें, ये उठा देते हैं, ठीक है। ओके, यहाँ पे क्या है, टेस्ट बेंच अंडरस्कोर ए की वैल्यू जीरो, तो हमारे पास क्या है, कैपिटल ए है टेस्ट बेंच की बजाय, तो हमने क्या करना है, हमने इसको चेक करना है, राइट? तो कैपिटल ए की वैल्यू जीरो, फिर आफ्टर 10 सेकेंड्स कैसे डालते थे, 10, राइट? और इसी को हम क्या कर रहे हैं, नॉट है ना, तो अब हो जाएगा 1। और इसी को ज़रा एक बार और कॉपी पेस्ट कर देते हैं बस, ताकि हमारे पास 4 दफ़ा हम चेक करें ना। तो सबसे पहले हमारे पास ए ज़ीरो था, फिर 10 सेकंड हो गए, फिर ए वन हो गया, फिर 10 सेकंड, तो ए ज़ीरो, फिर 10 सेकंड, ए वन, फिर 10 सेकंड। 10 सेकंड एंड पे नहीं लगाते, एंड पे कभी भी टाइम नहीं लगाते, ओके। बस दिस इज अवर फाइनल कोड। तो दिस इज अवर मॉड्यूल कोड, दिस इज अवर टेस्ट बेंच कोड। अब हम जाते हैं मॉडल सिम के ऊपर। मॉडल सिम के ऊपर अब देखें, क्वेश्चन मार्क टिक और क्वेश्चन मार्क इस वजह से कि हमने इनको कंपाइल नहीं किया, राइट? कंपाइल ऑल पे क्लिक करें तो अब यहाँ पे सब टिक हो गए, इसका क्या मतलब है, कंपाइल्ड सक्सेसफुली। आप सिमुलेट पे क्लिक करें, वर्क पे क्लिक करें, और हमने अब किसको सिमुलेट करना है, नॉट गेट अंडरस्कोर टेस्ट बेंच को, ओके पे क्लिक करें, ओके हो गया। अब हमने क्या करना है, आउटपुट किस में हमने स्टोर किया था, वाई के अंदर, वाई को राइट क्लिक करके ऐड वेव करके यहाँ पे आ जाए, और फिर इसको फॉलो करें। अब मतलब इसको रन करें फॉर 100 नैनो सेकेंड्स। अब यहाँ पे देखें आपका कोड, और हम क्या करते हैं, इसको जूम फुल कर देते हैं। अब हमारे पास कोड भी ले आते हैं ताकि समझ भी आ जाए हमारे पास साथ साथ, ओके। तो ओके, नॉट गेट क्या करता है, इन्वर्स करता है, राइट?
तो देखें, 0 से 10, 10 यहाँ पे, ओके। ये देखें 8 और 12 के बीच में ये जो लाइन है, 0 से 10 सेकेंड्स के लिए इनपुट क्या था, 0। तो आउटपुट क्या आना चाहिए, 1, जो कि बिल्कुल ठीक आ रहा है। समझ आ रही है। इसी तरह नेक्स्ट 10 सेकेंड्स के बाद A 1 था, तो आउटपुट 0 आ रहा है। देखें 10 से लेके 20 सेकेंड्स तक आउटपुट 0 आ रहा है, क्यों? क्योंकि इनपुट 1 था, फिर इनपुट को हमने 0 किया फॉर नेक्स्ट 10 यानी 20 से 30 सेकेंड्स तक, जो कि यहां तक, तो आउटपुट क्या बना, 0। तो समझ आई। जब भी आप लोग सिमुलेशन करते हैं तो आप लोगों को आउटपुट वेरीफाई होता है कि वो आउटपुट ठीक आ रहा है आपके गेट के लिए या आपके सर्किट के लिए या नहीं। ठीक हो गया, यहां तक समझ आ गई सबको? सर इसको दोबारा से आउटपुट से स्टार्ट करें फाइल बनाने के बाद से। क्या मतलब? मतलब इसी एग्जांपल को ना, ये आउटपुट शो कराना अभी नहीं समझ आ रही कि आउटपुट शो कहाँ से कराऊं। ओके ओके मतलब बन गई है उसके बाद से बस ओके इससे आगे ओके। कंटिन्यू। यहाँ पे जब आप आ गए तो सबसे पहले कंपाइल ऑल पे क्लिक करें, अपने कोड को कंपाइल करें। यस। ओके, तो ये टिक हो जाएंगे, या आप यहाँ भी देख सकते हो, यहाँ पे अगर लिखा आ जाए ना कि 4 कंपाइल्स, मतलब जितने भी फाइल्स होंगे आपके फोल्डर में, प्रोजेक्ट में, तो वो कंपाइल हो जाएंगे, और 0 फेल, तो बस इसका मतलब है कि कंपाइल हो चुके हैं। अब सिमुलेट पे क्लिक करें, सिमुलेट पे क्लिक करेंगे तो ये आ जाएगा, ओके, कि किस चीज़ की सिमुलेशन करनी है। तो हमने नॉट गेट की सिमुलेशन करनी है। आप एंड गेट जो हमने पहले लिखा था उसकी भी कर सकते हो, ठीक है, कोई वो नहीं है, लेकिन अभी हमने नॉट गेट को देखना है। तो और नॉट गेट में भी हमारे पास एक होता है मॉड्यूल और एक होता है टेस्ट बेंच। असल में टेस्ट बेंच भी मॉड्यूल ही है, लेकिन हम टेस्ट बेंच को चेक कर रहे होते हैं। तो टेस्ट बेंच में हमारे पास ओके पे क्लिक करें तो ये आ जाएगा, राइट। अब टेस्ट बेंच में आपको याद है हमने आउटपुट किस चीज में स्टोर किया था, वायर, वायर वेरिएबल का नाम क्या था, वाई। तो आपने यहाँ जो वाई ऑब्जेक्ट्स के अंदर देखें वाई आ रहा है, उस पर राइट क्लिक करें और ऐड वेव पे क्लिक करें, ऐड वेव। ओके, ऐड वेव पे क्लिक करेंगे, यहाँ वेव वाले फोल्डर या विंडो में देखें ये आ जाएगा। अब आपने यहाँ पे क्लिक करना है रन ऑल। ओके, रन ऑल पे क्लिक किया तो आपके पास ये छोटा सा वेव आ रहा है। फिर यहाँ पे ब्लैक स्क्रीन पे क्लिक करें और माउस से कंट्रोल माउस को स्क्रॉल करके इसको जूम, या डायरेक्ट राइट क्लिक करके इसको जूम फुल पे क्लिक करें। तो जितना आपका वेव होगा उतना ऑटोमेटिकली वो हो जाएगा, आपका वेव आपका जूम इन हो जाएगा। ओके, तो बस फिर इसको इंटरप्रेट यस। करें कि आउटपुट ठीक है। कभी कभी ऐसा आउटपुट आ रहा होता है लेकिन वो ठीक नहीं आ रहा होता, आना कुछ और चाहिए लेकिन आ कुछ और रहा होता है, और कभी कभी आउटपुट आता ही नहीं है। ये तो बहुत सिंपल है, नॉट गेट एंड गेट, तभी इनके आउटपुट ठीक आ रहे हैं। जब हम कॉम्प्लेक्स सर्किट्स की डिजाइनिंग करेंगे वेरिलॉग में, वो फिर आपको बहुत मसला होगा। यहां तक किसी को कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज पूछें। योर क्लास इज डन, आपका लेक्चर डन, इंशाल्लाह। मैं आपको टास्क देता हूं, अगर कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज पूछें। क्लियर है, क्वेश्चन नहीं है सर। डेडलाइन कौन कब तक होगी? डेडलाइन संडे नाइट तक। शुमाइला, सर ये क्लास मैं करने वाला है ऐसे, सर क्या? सर प्लीज सर नेक्स्ट लैब तक ईद है कर सर। दें। सर ईद है सर, प्लीज सर अगर हो सकते हैं तो ये डेडलाइन शुमाइला एक्सटेंड कर। आपने क्या पूछा हुआ है, मुझे आपकी उर्दू की समझ नहीं आ रही। सॉरी सर, सर मैंने पूछा कि ये डेडलाइन इसकी नेक्स्ट लैब तक कर दें प्लीज। ओके, कोई मसला नहीं, नेक्स्ट लैब हो गई, थैंक यू बस सर। चिल करें, बट आपको समझ आनी चाहिए। कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज पूछें, अदरवाइज मैं आपको क्लास के लिए टास्क देता हूँ। क्लास के लिए टास्क अलग है, लैब टास्क अलग है, ठीक है, याद रखें। कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज पूछें। हमाद, आपका कोई क्वेश्चन हो? मैंने आपको लिंक शेयर किया था हमाद, बट आपने शेयर नहीं किया फिर उनसे, तो फिर मुझे किसी ने मैसेज किया, पता नहीं कौन था वो, तो फिर मैंने जो है ग्रुप में शेयर कर दिया लिंक। सर कल भी आपने लिखे तो इधर ग्रुप में मैसेज आ गए थे, फिर हम 3 घंटे बैठे रहे, इस वजह से बच्चों ने मांगे हैं। नहीं, कल
नहीं, अच्छा किया आपने मुझे मैसेज किया, वरना मुझे आज भी पता नहीं चलता। असल में मैंने कल ग्रुप में मैसेज किया ना, मैं कल हॉस्पिटल गया हुआ था, तो वापस आके जब मैंने मैसेज किया कि मैं अभी अवेलेबल हूँ क्लास के लिए, तो वो आप लोगों तक पहुंचा ही नहीं, पता नहीं क्यों, मेरी तरफ से सेंड हो गया वो। सर हमें पहुंच गया 3 बजे, हमने देखा था मैसेज, फिर हमने कहा कितना बच्चे इकट्ठे नहीं होंगे, फिर सर रात को कल ठीक हमने हुआ ना। पूरा 2.5 घंटे इंतजार किया लैब का, हमें लिंक सेंड कर देते थे और हमने पूरा 2.5 घंटे सर बैठे रहे हैं कि आप आपकी नेम की डीपी लगा के आपका नेम लिख के, तो वो सबको बिठाई रखा है सर इन्होंने। सर किसने? इतना हमारे साथ हुआ, हमने का दर्द भी नहीं करा सर ये सर, इस कि तरह मैं करते हैं। सर अच्छा पूरा एक बार, ग्रुप में लेंगे, यही हो गया। अच्छा मेरे डीपी के साथ, मेरे नाम के साथ किसी और ने आपको ज्वाइन करवाया था? बस यस, यस तीन सर, बजे का किसी ने मेरा आपकी वो यही ज्वाइन भी डीपी कराया लगा और के कुछ और टास्क आपका स्क्रीन पे लगा दिए, हमें लगा क्या आप हैं सर। जरूरत टास्क तक लगाए हुए थे सर। अच्छा, लगा के देना। अच्छा देखें, एक चीज याद रखें हमेशा, आपको जब भी मीटिंग का लिंक आएगा, याद रखें हमेशा, या तो वो व्हाट्सएप ग्रुप पे आएगा, ठीक है, बल्कि मोस्ट प्रोबेबली 99% ग्रुप पे ही आएगा, मैं ग्रुप पे ही शेयर करूंगा, तभी तो मैंने ग्रुप बनाया है। और या तो वो हमाद आपके साथ शेयर करेंगे, क्योंकि वो सी आ रहे हैं आपके, सर इनके कल अलावा। सर कल भी हमाद सर ने शेयर हमाद ने किया शेयर था। किया था। हुआ कल भी सर, हमाद ने शेयर, फिर तो वही हमाद ही होगा, इसको पकड़ें फिर। सर को कल भी मैंने बैठ रहा है, लैपटॉप का दिल भी नहीं कर रहा हमारा, आज तो मैं लैपटॉप भी नहीं करूंगा, मैं तो जा रहा हूँ सर काम करने। अच्छा चलें, ये मेरी गलती है, असल में मैंने आपको बताना चाहिए था, बट वो फिर इतनी इमरजेंसी में मैं हॉस्पिटल गया तो मैं बता नहीं पाया। लेकिन हमेशा याद रखें, जब भी वो होगा तो वो ग्रुप पे ही आएगा, ओके। और अगर ग्रुप पे ना आए तो मैं फिर आप लोगों को ईमेल कर दूंगा, क्योंकि आप लोग की ईमेल्स मेरे पास है ना सबकी, ठीक है। यस सर। तो इस तरह वो ना करें। और सेकंड ये कि एक और चीज़ याद रखें, मेरी व्हाट्सएप डीपी आप लोगों ने देखी है ना सबने, यस मैंने सर। हाइड नहीं की, ठीक है। नहीं लेकिन वो तो फिर वो हो जाएगा, वो वल्नरेबल है, ठीक है। मैं हर जगह यही डीपी यूज़ करता हूँ, अगर इसके अलावा कोई और डीपी हो तो उसको रिमूव करें, ठीक है। सर, लेकिन ये है कि, जी, खराब की डीपी पे गवर्नमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस लिखा हुआ था, यही लोग लगा हुआ था जो अभी आ रहा है आपका। हम तो बैठे रहे सर ने, फिर मैसेज आया कि हम ना 14 बच्चों का आज लावा होगा, वो नाम आएंगे जिनका होगा वो बैठे रहे, फिर सारे बच्चे बैठे रहे सर, लास्ट तक बैठे रहे, फिर सर चले गए, बताया मैंने। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है। ये भी किसी नहीं हुआ किसी। ये किसी ने शैतानी की है, चलें अगली इसमें, बात है, ये बस किसी ने शैतानी की है। चलें खैर है, कोई बात नहीं, इंशाल्लाह मैं आगे से ख्याल रखूंगा। और बस ग्रुप पे वो करें, ठीक है, या तो ग्रुप पे, और या तो मैं हमाद को वॉइस कर दूंगा, वो मेरे वॉइस को फॉरवर्ड कर देंगे, ठीक है। उसके अलावा जो भी हो, हमाद वो भी करेंगे, तो या तो हमाद या तो मेरा ग्रुप का मेरा मैसेज, ओके। अदरवाइज सारे फेक होंगे। और ऑनलाइन सर जितने अभी भी होंगे, और मैं अहमद आपकी आवाज़ की समझ नहीं आ रही मुझे। सर मेरा नेट चला गया है। ओके ओके। और एक और बात ये याद रखें कि हमारा जितने भी वो होते हैं ना मीटिंग्स ऑनलाइन, ये हमें ऑफिशियली यूनिवर्सिटी नमल की तरफ से ये मिला हुआ है जूम अकाउंट, तो इसको भी चेक करें कि जूम अकाउंट जो है वो किस चीज़ पे है। चलें बहरहाल, वो बस एक प्रैंक था, हो चुका, और वो बंदा कामयाब भी हो गया। हम मैं आपको टास्क दे देता हूँ। अभी तो मैं, अभी तो छुट्टी दे दूँ। अच्छा चलें, बस मैं अटेंडेंस लेता हूँ, एंजॉय करें, फिर नेक्स्ट इंशाल्लाह मैं आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है। अटेंडेंस ले लो। थैंक यू सर। वेलकम। ग्रुप ए या ग्रुप बी? ग्रुप ए सर। तो ये बाकी स्टूडेंट्स तो कुछ बोल ही नहीं रहे, ये सोए में, पता नहीं क्या हो रहा है, मोबाइल पे ले रहे हैं, नींद में ले रहे हैं। ओके। मैंने बच्चों को दिया संभाल, तो सर सुनो समझो क्या कह रहा है। अच्छा, यहाँ पे डेट जो है वो वेंसडे की डाल देते हैं, ठीक है। टाइम जो है 9 AM डाल देते हैं, 9 AM, ओके, बल्कि 9:15 कर देते हैं। ओके, ड्यूरेशन 90 मिनट्स, 60, 60, 120, 150 मिनट्स। टॉपिक्स, टॉपिक क्या था आज का?
वेरीलॉग HDL। ओके। एंड लैब ऑनलाइन असेसमेंट 5। जी हसनात। हसनात। मोहम्मद बिलाल। प्रेजेंट सर। अब्दुल रहमान। प्रेजेंट सर। किधर है? प्रेजेंट सर। ओके। अहमद अली। सर। अहमद सुल्तान। यस सर। अली अब्बास। यस सर। अल्लाह दिता। यस सर। अल्ताफ हुसैन। प्रेजेंट सर। अरफा तैयबा। यस सर। ओके। असदुल्ला। यस सर। हम्माद। हम्माद शबीर। हम्माद आपका माइक खराब है। माइक इशू होगा। ओके। हसनैन। हसनैन अली। प्रेजेंट सर। किधर है? ओके। एंड जुनैद गोंदाल। जुनैद गोंदाल। प्रेजेंट सर प्रेजेंट। ओके। ओके। काशिफ अली। ओके चैट में भी सर उसका मैसेजेस आ रहे हैं। मैसेज ओके। उनका काश। मैसेज आएगा सर। ओके ओके। एंड लाइबा ताज। प्रेजेंट। मरियम राशिद। प्रेजेंट सर। आप लोग क्लास में थे या नहीं? मरियम राशिद लाइबा ताज सिर्फ अटेंडेंस के लिए आ गए? सर थे। महरोज। यस सर। मोमिना उमर। ओके इनका माइक नहीं सर चल उसका रहा। माइक का इशू है, वो प्रेजेंट है। ओके ओके। मुबशिर अमान। यस सर। मुबशिर हसन। यस सर। मोहम्मद शुएब। प्रेजेंट सर। नजीबा। नजीबा। नाजिया। प्रेजेंट सर। राबिया अशरफ। राबिया अशरफ। सादिया। प्रेजेंट सर। समरा। समरा। जमूर्द। यस सर। ओके। शुमाइला सरफराज। यस सर। यस ओके। सर। ये कौन है? दो ये सर। जगह है सर। शुमाइला। ताहिरा हनीफ। ताहिरा हनीफ। तैयब शहजाद। यस सर। ओके। ये मैं सर अटेंडेंस बाद। नजीबा प्रेजेंट, डिस्कनेक्ट हो गया था। नजीबा प्रेजेंट। ओके। अच्छा चलें ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग प्रेजेंट। थैंक यू इंशाल्लाह सर। मिलते हैं। आप लोगों को एडवांस ईद मुबारक। फिर इंशाल्लाह आफ्टर थैंक यू ईद सर। मिलते हैं। चलिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ सर।